This conference will now be recorded. Rajneesh, you can start. Okay. So, hello everyone. और आप सभी का इस वेबिनार में ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है कि जो चैट बॉक्स है वहाँ पे आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो वहीं पे आप लिखते जाएं, जिससे फिर हमारी टीम उसको बाद में कंसोलिडेट करके स्पीकर से हम लोग वो क्वेश्चंस पूछेंगे। तो इसी के साथ मैं आज की स्पीकर श्री ललित पंत जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो ललित जी ने बीटेक आईआईटी कानपुर और एमटेक आईआईटी दिल्ली से करने के बाद अमेरिका, यूरोप और इंडिया के एमएनसीज में कंप्यूटर प्रोग्रामर से लेके चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स के रोल पे वर्क किया है। 10 साल से ज्यादा उन्होंने अमेरिका में काम करने के बाद वो स्वदेश लौटे और लगातार रूरल एरिया के बच्चों और दूसरे वहाँ आसपास देहरादून के आसपास के बच्चों को स्कूल में और दूसरी जगहों पे और जो उनका कोजिक्स फाउंडेशन है उसके द्वारा 21st सेंचुरी स्किल्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और उनके नाम पे बहुत सारे पेटेंट हैं और उन्होंने जो 21st सेंचुरी स्किल्स है उसको इजी करने के लिए उन्होंने कई सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स लाइक वन इज कोजो प्लेटफॉर्म, जो हम लोग आज जिसके बारे में वो डिस्कस करेंगे। ये प्रोग्रामिंग बेस्ड लर्निंग इन्वायरमेंट है। टेफ्ला एक डीप लर्निंग एआई टूल किट है और जीवा जो जेनेटिक एल्गोरिथम लाइब्रेरी है उसको उन्होंने क्रिएट किया। तो 21st सेंचुरी स्किल्स के बारे में आई नो कि आप लोगों में बहुत लोगों के मैसेज भी आए और बहुत सारा एक्साइटमेंट है कि जिसके बारे में ललित जी इसको कवर करेंगे। लेकिन मैं संक्षेप में ये कहना चाहूँगा कि कोडिंग जो है आप इसके दो एसेंशियल पार्ट्स हैं। एक कोडिंग लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज जो होता है क्या होता है, एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है। जैसे हम लोगों से हिंदी, इंग्लिश और मराठी, तेलुगु, तमिल इसमें आपस में बात करते हैं, वैसे कंप्यूटर से बात करने के लिए हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत है। और दूसरा होता है कोडिंग माइंडसेट, जिसको हम बोलते हैं 21st सेंचुरी स्किल को डेवलप करना। जैसे इसका मेन उद्देश्य है क्रिएटिव थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। सो ये डेवलप करना ही हमारा मेन उद्देश्य है और जो ललित जी कवर करेंगे। और इस कोलैबोरेशन के जो सूत्रधार हैं, जो मैं मुदित का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनकी वजह से हमें कोजो को बहुत नज़दीक से जानने का मौका मिला है। तो थैंक यू मुदित। एंड इसी के साथ मैं श्री निखिल पंत जी को इनवाइट करना चाहूँगा, जो कि रिचा फाउंडेशन के सीईओ हैं और जिनको 15 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है और 30 साल का करीब सोशल डेवलपमेंट का भी एक्सपीरियंस है। और वो लगातार समाज में एजुकेशन और आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए लगातार लगे हुए प्रयासरत हैं। और इन्हें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में CSR गुरु के नाम से भी जाना जाता है। और स्मार्ट गौर और रिचा हम लोग का यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम स्किल बिल्ड लोगों में करें। और तो इसी के साथ मैं वेलकम करना चाहूँगा निखिल जी को, जो NEP के बारे में और विस्तार से बताएं, और फिर हम ललित जी को इनवाइट करें आगे कोजो के प्लेटफॉर्म को बताने के लिए। वेलकम निखिल जी। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश, आपने अपने संबोधन में बहुत अच्छे से बड़े विस्तार में और संक्षिप्त वे में भी और विस्तार दोनों चीजें एक साथ जोड़ दी। और
बहुत अच्छे तरह से आपने बात प्रेजेंट की। ललित के बारे में आपने पूरा बताया, मेरे बड़े भाई हैं वो, और वो बड़े डेडिकेशन से बच्चों के संग लगे हुए हैं, और आज उन बच्चों की टीम यहाँ दिख रही है। सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, ऑल द चिल्ड्रन अपना वीडियो जरूर खोल के रखें, बिकॉज आप ही हमारा आज का फ्यूचर है, आज और फ्यूचर दोनों हैं आप हमारे लिए। तो आज का जो सेशन है वो ललित बड़े डिटेल में बताएंगे, और वो मैं उन्हीं के लिए छोड़ देता हूँ। मैं रजनीश के बारे में भी बता दूं। रजनीश जो है वो स्मार्ट गांव के फाउंडर हैं, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से वो प्रोत्साहित होके उन्होंने कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले शायद, रजनीश, आपने स्मार्ट गांव स्टार्ट किया था जब मोदी जी अमेरिका गए थे। और जब मोदी जी ने ये कहा कि ब्रेन हाँ। ड्रेन वर्सेस ब्रेन गेन, तो ब्रेन गेन का एक नमूना है स्मार्ट गांव जो पहल है। और उसमें उन्होंने एक ऐप बनाया है कि टेक्नोलॉजी, जो लोग हैं इंडिया के अमेरिका में बसे हुए, वो कैसे गिव बैक करें। तो रजनीश की जो पूरी टीम है जिसने इस पूरे प्रोग्राम को डेवलप किया है, ललित और हमारे साथ में और मुदित के साथ में, वो हम लोग वो इस कोशिश में है कि स्मार्ट विलेजेस कैसे बनाए, स्मार्ट गांव कैसे बनाए, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश आपका, कि तो आपने ललित और हमें यहाँ पर बुलाया। और ऋचा तो खैर जुड़ी हुई है इस पूरे कार्य से, और ललित अब आगे लेके जाएंगे। जो नई शिक्षा नीति बनी है, नई एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन इसी में पॉलिसी। निखिल जी, मैं आपको ऐड करना चाहूंगा और आपको बताऊं, स्मार्ट गांव को एक एक ऐसा एग्जाम्पल भी बन गया है कि जब मैंने और योगेश जी ने इसको, जो इंडिया में रह के ही इज ओन मोबाइल कंपनी, और उसके बाद भी, और वो लगातार, ये है कि, और ये एक एग्जाम्पल है कि आप, डिस्टेंस डजंट मैटर, कि कैसे हम लोग भले ही देश या विदेश में बैठे हुए हैं, और हम लोग साथ अगर चाहें कि कोई नहीं, हमें रूरल एरिया का डेवलपमेंट करना है तो हम कर सकते हैं। तो योगेश जी, गौरव जी, मतलब सत्येंद्र जी, नवनीत जी, और मतलब रोहन जी, और एमी जी, बहुत सारे लोग जो देखिए हैं इससे जुड़े हुए। तो नहीं, बहुत बढ़िया। और ये अब हम सभी आगे को इसको, इस कार्यक्रम को लेके चलेंगे, तो ललित से मैं जी। रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना प्रेजेंटेशन भी शुरू करें। मैं बस नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा था। उसमें कोडिंग भी जोड़ी गई है, और अभी ये सभी स्कूलों में ये शुरू हो जाएगी आने वाले कुछ समय में, 1 साल में, 1 साल के अंदर ही। और कोडिंग जो है ललित तो 10 साल से कर रहे हैं, और मे भी प्रोग्रामिंग में तो और पहले से कर रहे हैं, पर जो बच्चों के साथ उन्होंने जो बनाया है उसको 1 दशक हो गया है। और वो बड़े अच्छे से बताएंगे, ये मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ देता हूँ कि ये हर एक इंसान को क्यों सीखना चाहिए। और मैंने जो 15 साल बच्चों को गणित और विज्ञान पढ़ाया, मैंने देखा एक होता है लर्निंग, एक है लर्निंग विद अंडरस्टैंडिंग, एक है लर्निंग विद अंडरस्टैंडिंग फॉर एप्लीकेशन टू द रियल वर्ल्ड, और सबसे हायर ऑर्डर है लर्निंग विद अंडरस्टैंडिंग फॉर एप्लीकेशन टू द रियल वर्ल्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सब चीजों का समावेश जो है ये पूजो में है। और जब मैं पढ़ाता था बच्चों को, मैंने देखा कि गणित और विज्ञान में खास तौर से बच्चे जो है वो कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, उनको रट लेते हैं, बहुत बार सवाल निकाल लेते हैं, आईआईटी भी पहुंच जाते हैं, आगे भी बढ़ जाते हैं, लेकिन उनकी एप्लीकेशन क्या है रियल वर्ल्ड, जो समाज की जो इश्यूज हैं उनको डील करने के लिए। अगर बच्चा वो एप्लीकेशन सीख जाए विद्यालय में रहते हुए, तो वो बहुत सारे ऐसे नए क्रिएटर्स को हम पैदा करेंगे अपने देश के, जो हमारा फ्यूचर है। जो प्रॉब्लम्स हैं कंट्री की, और जो जो क्लाइमेट की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम देख रहे हैं अभी कोरोना की प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं, हमारे ये सब बच्चे ही इन सब चीजों का आविष्कार करेंगे, और ये क्रिएटर्स बनेंगे, ना केवल कंज्यूमर्स बन के रह जाएंगे। तो ये कहते हुए मैं एक तो मोदी जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो नई शिक्षा नीति में कोजो को, सॉरी, कोडिंग को डाला है, तो इससे इसका महत्व बढ़ेगा। और जब ये विद्यालयों में आएगा, तो अगर विद्यालय इसको सही ढंग से क्रियान्वित करेंगे, तो इसका असर बहुत व्यापक हो सकता है। तो ये कहते हुए मैं ललित को वेलकम करता हूँ, एंड ओवर टू यू ललित, यू कैन, द स्टेज इज योर्स। ओके, धन्यवाद निखिल, धन्यवाद रजनीश। रजनीश, आपने मेरे बारे में बड़े अच्छे शब्द कहे। और कई दसियों वर्ष से मेरा प्रयास है। पहले तो मैं अपना खुद कोडिंग में बहुत मैंने आनंद आनंद उठाया है, और फिर अब पिछले 10 वर्ष से मेरा प्रयास है कि बच्चों के साथ भी उस आनंद को मैं थोड़ा बांटूं। तो आज की जो टॉक है उसमें हम लोग बात करेंगे 21st सेंचुरी स्किल्स थ्रू कोडिंग। और ब्रॉडली जो टॉक का आउटलाइन होगा वो ये होगा कि और मैं बड़े फंडामेंटल से मैं चालू करूंगा
तो शुरू शुरू में हम थोड़ा देखेंगे कि कंप्यूटेशन क्या होता है, कोडिंग क्या होती है, और कैसे कंप्यूटेशन और कोडिंग के माध्यम से दुनिया में बहुत तीव्र गति से बदलाव आ रहा है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि अ, कैसे ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि अ, बच्चे जो स्कूल में चीज़ें सीख रहे हैं और जो सीखेंगे, इस बदलाव के लिए वो पूरी तरीके से तैयार रहें। ये बहुत ज़रूरी एक बात है। ये हम देखेंगे। और उसके लिए सशक्त और तैयार रहने के लिए बच्चों को जो कौशल अपने हासिल करने जो सीखने हैं, उनको हम 21st सेंचुरी स्किल्स के बास्केट में उसको हम कहते हैं कि अगर बच्चे 21st सेंचुरी स्किल्स सीख जाए तो वो स्ट्रांग एंड रेडी हो जाएंगे फॉर द कमिंग फ्यूचर। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि कोडिंग और स्पेशली कोजो में कोडिंग कैसे एक बहुत बढ़िया तरीका है इन 21st सेंचुरी स्किल्स को सीखने का। और फिर इस पूरी चीज़ को हम एनईपी के दृष्टिकोण से देखेंगे। तो ये हमारा आउटलाइन है आज की चर्चा का। तो पहले चालू करते हैं थोड़े फंडामेंटल मूलभूत कुछ कुछ सिद्धांतों से। तो क्या हुआ है कि पिछले करीब 15-20 वर्ष में जो हमारी पृथ्वी है, उसको हमने एक डिजिटल क्लाउड से घेर लिया है। और इस क्लाउड में सर्वर है, इंटरनेट है, एआई चल रहा है, बिग डेटा चल रहा है। इसको हम एक्सेस कर रहे हैं मोबाइल फोन से या डेस्कटॉप से, इत्यादि इत्यादि। तो ये हमने अपनी पृथ्वी को क्लाउड से घेर लिया है। और ये क्लाउड हमने क्यों बनाया है? इसलिए बनाया है कि हम जो है अपने लिए सुविधाएं प्राप्त कर सकें, मनोरंजन प्राप्त कर सकें, अपने लिए फायदा कर सकें। और जो कोर आइडियाज हैं वो हैं इंफॉर्मेशन, नॉलेज, कन्वीनियंस, प्रोडक्टिविटी, एंटरटेनमेंट, हेल्थ, एजुकेशन। इन सब एरियाज में ये डिजिटल क्लाउड हमें बहुत मदद करता है। इसी के लिए हमने इस क्लाउड को बनाया है। अब ये जो डिजिटल क्लाउड है, इसकी जो प्राण शक्ति है, इसकी प्राण शक्ति है कंप्यूटेशन। तो ये कंप्यूटेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, इस जिसके बारे में हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। और कंप्यूटेशन बनता है कोडिंग और प्रोग्रामिंग के माध्यम से। सो इस प्रकार से कोडिंग इस पिक्चर में आ जाती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज के तौर में, क्योंकि कंप्यूटेशन बनाने के लिए कोडिंग का प्रयोग होता है। और फाइनली जब हम कोडिंग करके कंप्यूटेशन बना देते हैं, उसको इस क्लाउड में डाल देते हैं जिससे कि हमें सुविधाएं मिल सकें, तो वो सुविधाएं हमें प्राप्त होती हैं एप्लीकेशंस या एप्स के माध्यम से। और मैं जस्ट टेस्ट करूंगा कि जो हमारे बच्चे यूथ क्लब के जुड़े हुए हैं वो अभी ठीक से उनकी आवाज आ रही है वगैरह। तो बच्चों कुछ आप ऐप्स के नाम बताएं। एक हो गया सर, एक हो गया गूगल क्लासरूम। सर, एक चलो, होता गूगल है क्लासरूम, फ्लिपकार्ट, गूगल ओके, क्रोम, फ्लिपकार्ट, गूगल क्रोम हो गया। गूगल खुशी बेटा आप सर्च, बोले, कुछ कुछ ऐप का नाम बोले। अमेजोन। amazon हो गया। तो ये मैं इससे ये कहना चाह रहा हूँ कि इतनी सारी ये सर्विसेज हैं जो कि हमें एप्स के माध्यम से इस डिजिटल क्लाउड से हम उनको उनका फायदा उठाते हैं। तो ये आज की परिस्थिति है। और हमने कहा था कि इस पूरे क्लाउड की, डिजिटल क्लाउड की प्राण शक्ति है कंप्यूटेशन। तो 2 मिनट देखते हैं कि कंप्यूटेशन क्या होता है। कंप्यूटेशन का जो फंडामेंटल आइडिया है बहुत सिंपल है। कंप्यूटेशन में एक तरफ से इंफॉर्मेशन या डेटा अंदर आता है, फिर कंप्यूटेशन उस डेटा को बदलता है, थोड़ा कुछ उस पर कैलकुलेशन करता है जिससे कि वो हमारे लिए फायदेपूर्ण हो जाए, और फिर नया डेटा वो बाहर देता है। तो अंदर डेटा आता है, उस पर कुछ बदलाव किया जाता है और नया डेटा बाहर जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्यूटेशन का यही है। और फिर क्या होता है कि जो कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं उसमें कोडिंग के माध्यम से हम लोग कंप्यूटेशन को डिस्क्राइब करते हैं, कोड डालते हैं प्रोग्राम के अंदर। और फिर जब वो प्रोग्राम चलते हैं तो एक तरफ से इनपुट आता है और उस इनपुट पे कंप्यूटेशन होता है,
और फिर उससे हमारे फायदे के लिए कुछ आउटपुट बनता है जो कि फिर हम ग्रहण करते हैं। तो ये बेसिक आइडिया है कि किस प्रकार से डिजिटल क्लाउड में कोडिंग और प्रोग्रामिंग से हम लोग कंप्यूटेशन अंदर डालते हैं और वो कंप्यूटेशन फिर रन करते हैं और उनको इनपुट्स दिए जाते हैं और फिर उनसे आउटपुट्स निकलते हैं। तो इसको थोड़ा कॉन्क्रीट बनाने के लिए, जिससे कि ये बात स्पष्ट हो जाए, कुछ हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे गूगल सर्च का एग्जांपल लेते हैं। तो गूगल सर्च में इनपुट क्या होता है, कोई बताएगा? बच्चे बताएंगे? हाँ आदित्यपन बोलो। बोल सकते हो बेटा, हाथ उठाने की जरूरत नहीं, अभी आप सीधे बोल सकते हैं। उसमें इनपुट होता है जो हम सर्च करते हैं, जो हम लिख कर डालते हैं अंदर। ठीक है, तो जो हमने इनपुट दिया, जो हमारे सर्च टर्म है उसको हमने अंदर डाला और उसमें फिर गूगल कंप्यूटेशन करता है। पहले से ही उसने बहुत कंप्यूटेशन किया होता है, फिर हमारे सर्च से वो मैच करता है, उस कंप्यूटेशन करता है, फिर हमें आउटपुट क्या दिखाता है, कोई बताएगा? आदित्य तोमर, हाँ जो बोलो। जिसके लिए हमने सर सर्च करा होता है। हाँ सर, वही दिखाता है जो हमने सर्च किया उसके ऊपर सिनोनिम्स, या जो हमने सर्च किया उसके ऊपर की चीजें दिखाता है जो भी उसमें डाला गया है। हाँ, तो उसका रिजल्ट हमें दिखा देता है, राइट? तो इस प्रकार से गूगल सर्च से हमें बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि पूरा जो दुनिया का नॉलेज का रिपोजिटरी है वो गूगल ने उसको इंडेक्स कर रखा है एक तरह से। और जो है फिर हम उस पे जाके क्लाउड में जाके उस इंफॉर्मेशन लेते हैं और उससे फ़ायदा उठाते हैं, जानकारी हासिल करते हैं। इसी प्रकार गूगल मैप्स और फिर ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन एजुकेशन, बहुत एग्जांपल्स हैं कि कैसे डिजिटल क्लाउड हमें मदद करता है विभिन्न चीज़ों में। तो यस। इस परिवेश में, इस कॉन्टेक्स्ट में अब क्या है कि क्योंकि नए कंप्यूटेशन बनाना रिलेटिवली इजी है, थोड़ा सरल है नए कंप्यूटेशन बनाना। और अभी हम लोग, अब बच्चों से भी बातचीत बहुत होगी हमारी, अभी हम खाली बैकग्राउंड सेट कर रहे हैं। तो पहले मैं 2-4 मिनट अभी थ्योरेटिकल मोड में बात करूंगा, फिर हम लोग बड़ा इसको इंटरैक्टिव बना देंगे। अभी हम बैकग्राउंड अभी इसका सेट हो रहा है। तो ये जो अ, आज का परिवेश है, क्योंकि कंप्यूटेशन बनाना बहुत आसान है, तो नई नई सर्विसेज, नए नए प्रोडक्ट्स जो है बड़ी तेजी से बनते चले जा रहे हैं। और जो 4 टेक्नोलॉजीज हैं कंप्यूटेशन पे बेस्ड: बिग डेटा, आईओटी, एआई, मशीन लर्निंग और ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी, ये जो 4 टेक्नोलॉजीज हैं, इनके माध्यम से अभी दुनिया में बहुत तेजी से और बदलाव आने वाला है। तो गिवन दिस रैपिड रेट ऑफ चेंज, इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। ये अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है कि भविष्य में 5 साल में, 10 साल में कौन सी नौकरी अच्छी मानी जाएंगी, कैसी कंपनीज आगे बढ़ेंगी, कैसे स्टार्टअप्स बनाना उचित होगा। ये अनुमान लगाना इस समय बड़ा कठिन है, बिकॉज ऑफ द रैपिड रेट ऑफ चेंज। तो इस परिवेश में प्रश्न ये उठता है कि बच्चों को स्कूल में हमें क्या सिखाना चाहिए, क्या विषय उनको सिखाने चाहिए, जिससे कि इस रैपिड रेट ऑफ चेंज के बावजूद भी वो भविष्य में अच्छा कर सकें। तो ये कुछ आइडियाज हैं जो कि सामने आए हैं कि उनको क्या सिखाना चाहिए। और इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम उनको फंडामेंटल स्किल सिखाएं, तो फ्यूचर चाहे कोई भी चीज सामने लाए, अगर उनको फंडामेंटल स्किल्स मालूम है, तो उन फंडामेंटल स्किल्स को अप्लाई करके वो जो भी चैलेंजेस फ्यूचर के होंगे उनको अच्छी तरीके से वो हैंडल कर पाएंगे, उनमें उनके उनके बेसिस पे अच्छी कंपनीज बना पाएंगे, अच्छी नौकरी कर पाएंगे। तो ये फंडामेंटल स्किल्स उन्हें उन्हें जो है सीखना बहुत ज़रूरी है। अब ये फंडामेंटल स्किल्स क्या हैं? पहली स्किल है कंप्यूटेशन। उनको जो है कंप्यूटेशन की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा डिजिटल क्लाउड है ये पूरा कंप्यूटेशन पे बेस्ड है। तो टू बी अ गुड लिटरेट सिटीजन ऑफ द 21st सेंचुरी, कंप्यूटेशन की अच्छी जानकारी होना ज़रूरी है। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है लर्निंग हाउ टू लर्न।
नई चीजें सीखने की कला बच्चों को आना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें मालूम नहीं कि आगे कौन से विषय उठ के सामने आएंगे, कौन से चैलेंजेस सामने आएंगे, कौन से सब्जेक्ट सामने आएंगे। तो जो भी नई चीज सामने आती है, कैसे नई चीजों को सीखने की कला बच्चे सीख पाएं, ये उनको सिखाना बहुत जरूरी है। उसके बाद बहुत जरूरी है उनको सिखाना क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है? केयरफुल गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। कोई भी आपका निर्धारित लक्ष्य है, उसको आप स्टेप बाय स्टेप चल के कैसे सॉल्व कर सकें, वो उसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग हो गई रचनात्मक सोच, आप जो है नई नई चीजें कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फिर कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन, कैसे सहयोग कर सकते हैं, कैसे आपस में संवाद कर सकते हैं। तो ये जो है चार बहुत क्रूशल स्किल्स मानी जाती हैं। अगर आप कहीं पे भी 21st सेंचुरी स्किल्स का सर्च करेंगे, जैसे गूगल पे सर्च करेंगे, तो ये चारों आपके सामने बिल्कुल सबसे पहले उठ के आएंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे सीखें। फिर है क्रॉस सब्जेक्ट थिंकिंग, कैसे अलग अलग विषयों को मिला के बच्चे जो है प्रोजेक्ट्स कर पाएं, प्रोडक्ट्स बना पाएं, जहाँ पे कि उनकी नॉलेज, उनकी जानकारी केवल अलग अलग सब्जेक्ट्स को अलग अलग समय पे काम करने की तक ही सीमित सीमित ना हो, और वो कैसे अलग अलग सब्जेक्ट को साथ में मिला के अच्छी तरह प्रोजेक्ट्स कर पाएं, कुछ प्रोडक्ट्स बना पाएं। ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। फिर अगली चीज़ है प्रोसेस ओरिएंटेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके बारे में हम अगली स्लाइड में बात करेंगे। फिर है द माइंडसेट ऑफ एन इनोवेटर, कि कैसे जो है बच्चे केवल कंज्यूमर बन के ना रह जाएं, जो कि इस डिजिटल क्लाउड की सुविधाओं को केवल कंज्यूम कर रहे हैं। उनको जो है क्रिएटर्स भी बनना है, रचनात्मक बनना है, जिससे कि वो नई नई चीजें बना के इस क्लाउड में डाल सकें, जिससे कि और लोग उनको उनका फायदा उठा सकें। और उसमें लाइफ स्किल्स भी आ गई, क्योंकि जब बच्चे अपने स्कूल के काम से ऐसी चीजें बनाते हैं जो कि रियल वर्ल्ड में यूज होती हैं या रियल वर्चुअल वर्ल्ड में यूज होती हैं, तो फिर वो लाइफ स्किल्स हो जाती हैं, क्योंकि वो फिर सीखते हैं कि कैसे किसी चीज को प्रोडक्टाइज किया, उसके अराउंड कैसे इवेंट्स किए, उससे और दूसरों का कैसे फायदा किया। तो ये भी उनके लिए सीखना बहुत जरूरी है। और अगर वो ये सब कौशल सीखें, so this will make them strong and ready for the jobs and the startups of the future। आगे की जो नौकरी होंगी और आगे की जो जिस प्रकार की कंपनीज होंगी, उसके लिए वो तैयार हो जाएंगे, अगर वो ये स्किल सीख लें। तो अब प्रश्न ये उठता है कि बच्चों को ये स्किल सीखने का अच्छा तरीका क्या है। और हमारा इसमें ये उत्तर है कि कोडिंग एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से बच्चे बहुत अच्छी तरह ये स्किल सीख सकते हैं। और ये हम देखते हैं कि कैसे है। तो पहली बात तो ये है कि कंप्यूटेशन की नॉलेज जो है वो कोडिंग से ही आ सकती है, क्योंकि कंप्यूटेशन कोडिंग से बनता है, और कंप्यूटेशन पूरा डिजिटल दुनिया का की प्राण शक्ति है। तो कंप्यूटेशन की नॉलेज के लिए तो उन्हें कोडिंग करना करना और कोडिंग सीखना ज़रूरी है ही, लेकिन कोडिंग के माध्यम से बच्चे और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। और वो हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं ये। सबसे पहले है कि ब्रेन एक्सरसाइज होती है। किस चीज़ के लिए? फॉर क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन एट्सेट्रा। तो इन सब जो है अलग अलग मोड्स ऑफ थिंकिंग जो ब्रेन की होती हैं, उसमें रेगुलर एक्सरसाइज मिलती है बच्चों को ब्रेन की। और अगर ब्रेन शक्तिशाली होगा तो बाकी सब चीज़ें करना अपने आप ही आसान हो जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेगुलर ब्रेन एक्सरसाइज फॉर क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एट्सेट्रा। उसके बाद रेगुलर प्रैक्टिस उनको मिलती है क्रॉस सब्जेक्ट, मल्टी डिसिप्लिनरी, होलिस्टिक वर्क की। तो अभी हम देखेंगे, बहुत उदाहरण देखेंगे, जब जब भी बच्चे इसमें प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, स्पेशली कोजो में, तो अलग अलग सब्जेक्ट उसमें जुड़ जाते हैं, जैसे मैथ्स हो गया, कोडिंग हो गया, फिजिक्स हो गया, आर्ट हो गया। तो ये सब मिला जुला के प्रोजेक्ट्स बनते हैं। तो क्रॉस सब्जेक्ट थिंकिंग सामने आती है। उसके बाद है प्रोसेस ओरिएंटेशन विथ इंक्वायरी, एक्सप्लोरेशन, डिस्कवरी एंड क्रिएशन। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है
क्योंकि नॉर्मली जो क्या है स्कूल सिस्टम में बच्चे लोग केवल इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन बहुत सारी फीड इन किया की जाती है और वो उस इन्फॉर्मेशन की उनको बहुत अच्छी नॉलेज हो जाती है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को कैसे क्रियान्वित करके प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं, प्रोडक्ट्स बनाए जाएं और अलग अलग विषयों की इंफॉर्मेशन को कैसे जोड़ा जाए जिससे कि बड़ा रिच प्रोजेक्ट्स बने, ये उनको प्रैक्टिस नहीं मिल पाती है। और हम कहते हैं कि और हम दिखाएंगे कि कैसे कोजो में कोडिंग से ये उनको बहुत अच्छी रेगुलर प्रैक्टिस मिलेगी। तो इसको अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम इंस्ट्रक्शनिज्म से कंस्ट्रक्शनिज्म की तरफ जाना चाहते हैं। केवल बच्चों को इंस्ट्रक्शन दें कि देखो ये इन्फॉर्मेशन है, ये ऐसा है, वगैरह वगैरह, उसके बजाय हम चाहते हैं कि उनको इंस्ट्रक्शन तो दें ही, उनको इन्फॉर्मेशन तो दें ही, लेकिन फिर उनको सशक्त करें, उनको केपेबल बनाएं कि वो उस इंफॉर्मेशन को लेके नई नई चीजें कंस्ट्रक्ट कर पाए। और अगर वो नई नई चीजें क्रिएट करेंगे तो उनके अंदर एक माइंडसेट ऑफ इनोवेशन आएगा, और इस इनोवेशन और क्रिएशन के दौरान हम ये बहुत इंश्योर करते हैं कि वो कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन उनका बना रहे, वो टीमों में काम करें, इवेंट्स करें, बड़ों से कोलैबोरेट करें। तो ये कल्चर ऑफ कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन कोडिंग के प्रोजेक्ट से बहुत अच्छा सामने आता है। और फिर सबसे महत्वपूर्ण तो हमने जैसे पहले भी कहा था कि लर्निंग हाउ टू लर्न, कि आपको न न केवल ये मालूम होना चाहिए कि कैसे आप कुछ सीखें, उसकी कला भी आपको आ जानी चाहिए कि कोई भी नई चीज सामने आए वो आप कैसे सीख सकते हैं। और ये कोडिंग में बहुत आसानी से होता है क्योंकि आप हर हफ्ते एक नए प्रकार का प्रोजेक्ट करते हैं, जिसके लिए आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है, नई चीज देखनी पड़ती है और उसमें अपना क्रिएशन, इनोवेटिवनेस, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग लगाना पड़ता है। तो इन सब दृष्टिकोणों से कोडिंग एक बहुत अच्छा तरीका है जिसके माध्यम से बच्चे 21st सेंचुरी स्किल्स सीख सकते हैं। 2 मिनट में इस ग्राफ की चर्चा करता हूँ। ये जो है नासा का एक क्रिएटिविटी टेस्ट था जिसमें जब उन्होंने 1600 बच्चों को दिया तो उन्होंने पाया कि 5 वर्ष के बच्चों ने उसमें 98% का स्कोर किया, और फिर 10 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते उनका स्कोर 30% हो गया। फिर जो है 15 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते 12%, और फिर अडल्ट जब तक हुए तब तक 2% उनका क्रिएटिविटी स्कोर था। तो एक पर्सपेक्टिव से तो ये थोड़ा नेचुरल है, क्योंकि जैसे आप बड़े होते जाते हैं, दुनिया में, रियल वर्ल्ड में एंटर करते हैं, तो थोड़ा स्ट्रक्चर लाना पड़ता है। तो आप अनबाउंडेड क्रिएटिविटी आपकी नहीं हो सकती, थोड़ा आपको स्ट्रक्चर से चलना पड़ता है। लेकिन कोई वजह नहीं है कि इतना तेज हमारा डिक्लाइन हो क्रिएटिविटी में। हम इंश्योर कर सकते हैं कि जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी क्रिएटिविटी इतनी तेजी से ना गिरे, वो फिर भी बड़े अच्छे क्रिएटिव रहें। और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शनिज्म विया कोडिंग एक बड़ा अच्छा तरीका है कि कोडिंग के माध्यम से बच्चे कंस्ट्रक्शनिज्म, और हमने कंस्ट्रक्शनिज्म की बात करी थी कि कैसे एक प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, एक्सप्लोरेशन, डिस्कवरी, क्रिएशन, तो उस कंस्ट्रक्शनिज्म से जहाँ की बच्चे रोज इंफॉर्मेशन को लेके उसको यूज करके नई नई चीजें बनाएंगे और उसकी उनको रेगुलर प्रैक्टिस मिलती रहे, तो अगर ऐसा हम करें तो हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि उनका क्रिएटिविटी में इतना डिक्लाइन ना हो और वो 10 और 15 उम्र की अवस्था तक भी अच्छे क्रिएटिव रह सकें, और अडल्ट जब बने तब भी अच्छे क्रिएटिव रहें। और ये केवल हमारा कहना नहीं है, हमने तो खैर 10 साल इसको करके अभी देखा है हमने, लेकिन एक प्रोफेसर थे सीमोर पैपर्ड, एमआईटी के प्रोफेसर थे, जिन्होंने इस पे बहुत काम किया था। इन्होंने करीब 20-25 वर्ष इस पे काम किया था कि कैसे कंस्ट्रक्शनिज्म से और कोडिंग के माध्यम से बच्चों की क्रिएटिविटी बनाए रखें। ठीक है, तो अब जो है मेरे ख्याल से बहुत हमने बात कर ली, अब थोड़ा समय है, थोड़ा हैंड्स ऑन कुछ करते हैं और कुछ कोडिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं कोजो को खोल लूंगा और इधर जाके कुछ कोडिंग चैलेंजेस, तो इसमें हम, क्योंकि हम कोडिंग की इतनी बात कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कोडिंग होती क्या है, और जब कोजो में बच्चे कोडिंग चालू करते हैं तो वो कैसे करते हैं। तो ये कुछ 4-5 चैलेंजेस हैं जिसमें हम देखेंगे कि यहाँ ऊपर बाईं तरफ कुछ कोड लिखा होगा, उसको हम रन करेंगे तो ये जो दाईं तरफ चित्र है ये बन जाएगा। तो जैसे मैं इसको Ctrl+C कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ,
तो इसको रन हमने किया कोजो में, तो जो दाईं तरफ चित्र है वो बन गया। और अब चैलेंज है बच्चे के सामने कि उसको जो जो ये चैलेंज वाली फिगर है वो बनानी है। तो यहाँ हमारे कोजिक्स फाउंडेशन के यूथ क्लब से कुछ बच्चे हैं जिनसे मैं पूछूंगा कि अच्छा देखो ये तो हमने प्रोग्राम लिख के ये बना दिया बच्चों, अब हमें हमारा कछुआ यहाँ से चल के यहाँ तक पहुंच चुका है, जैसे हम कोजो में देखेंगे उधर टॉप राइट पे पहुंच गया है, अब अगला कदम क्या होना चाहिए चैलेंज को पूरा करने के लिए। फॉरवर्ड बेट हाँ बेटा सब लोग देख लेना कि आपके माइक खुले हुए हैं। हाँ, तो फॉरवर्ड कितना बेटा? तो चलो 100 फॉरवर्ड गए, फिर आगे क्या करना है? हम फिर से राइट सर राइट 90। फिर से राइट कर लिया, और राइट 90 भी कह सकते हैं, राइट में अगर कुछ नहीं कहे तो 90 ही होता है। और फिर क्या करना है आगे? फिर फॉरवर्ड 100 फॉरवर्ड जाएंगे 100 कदम, फिर क्या करना है? फिर राइट फिर से राइट करेंगे। चलो चला के देखते हैं। 92 ठीक है, तो ये चैलेंज हमारा सॉल्व हो गया। और बाकी जो बच्चे हैं और जो बड़े भी हैं उनको कुछ आइडिया लगा होगा कि जो पहला कदम है कोजो में कोडिंग का, वो एक कछुए के साथ, टर्टल के साथ, टर्टल ग्राफिक्स के माध्यम से होता है। और जो शुरू शुरू के प्रोग्राम होते हैं वो बहुत ही सरल होते हैं, केवल फॉरवर्ड और राइट के दो कमांड हैं, इनके बेसिस पे सब चीज़ें बनती हैं। अब थोड़ा कठिन कुछ देखते हैं चैलेंज, अगला थोड़ा सा कठिन हो गया है। तो इसमें हम यहाँ से इसको उठाते हैं कोड को और इसको रन करेंगे, तो ये चीज बन गई। और जो है अब चैलेंज है हमारा, अभी कछुए ने यहाँ से चल के यहाँ तक पहुंच चुका है, अब चैलेंज है कि ये पूरी चीज बनानी है। तो इसमें बच्चों बताओ अगला कदम क्या है? सर राइट। ठीक है, राइट हो गए, फिर अगला कदम क्या है? फॉरवर्ड 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 अच्छा, फिर अगला कदम क्या है? राइट। राइट अच्छा, अभी देखो मैं नॉर्मली प्रोग्राम जब लिखते हैं तो कभी भी 3-4 लाइन ऑफ कोड से ज्यादा या बहुत कुछ ज्यादा बिना उसको रन करे नहीं करते हैं ना, क्योंकि प्रोग्रामिंग और इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट का यही फायदा है कि आप थोड़ा प्रोग्राम लिखिए फिर उसको रन करिए फिर देखिए क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ मैं चलता जा रहा हूँ, तो अब बताओ अगला क्या करना है बेटा, अब दिमाग में आपको सोचना है। फॉरवर्ड अब बताओ अगला क्या करना है? चैनल 15 ओके, बहुत अच्छा। ओके, अभी LRU कैश हमें नहीं चाहिए, हमें लेफ्ट चाहिए। बंद कर देना exactly, बाकी अपने माइक को बंद अच्छा, रख इसमें जो है ना थोड़ा इसको अगर चलाएंगे तो थोड़ा कछुआ धीरे धीरे जा रहा है, और अब हम थोड़ा ज्यादा इंटरैक्टिवली करेंगे तो यहाँ पे मैं स्पीड को फास्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहुंच गए, लेफ्ट ठीक है, बिल्कुल सही जगह पे चला गया। अब अगला क्या करना है? फॉरवर्ड 50 सर फॉरवर्ड 50 ठीक है, अगला क्या करना है? सर राइट लेफ्ट कौन कह रहा है? लेफ्ट कोई कह रहा है? राइट चलो ओके, राइट जाएंगे। फिर अगला क्या करना है? फॉरवर्ड 50 ठीक है, तो अब देखिए, अब ये हमें लग रहा है अब तो हो ही जाएगा, है ना, क्योंकि बच्चे लोगों को काफी जो हमारा चैलेंज था उसका काफी कुछ बना लिया। और अब समय बचाने के लिए मैं अब अगले वाले पे चला जाता हूँ। अब ये जो है इसमें एक नया कमांड आ गया, रिपीट। अभी तक तो केवल फॉरवर्ड और राइट से हम लोग काम कर रहे थे, अब यहाँ पे नया कमांड आ गया रिपीट, तो इसको हम रन करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है फॉरवर्ड और राइट को हमने 4 बार रिपीट कर दिया, तो इसको हमारा ये स्क्वायर बन गया। अब देखो चैलेंज में क्या है कि 2 स्क्वायर है, राइट बच्चों? तो ये बाहर वाला हमारा 100 कदम का था और अंदर वाला 50 कदम का है, और हमने ये बाहर वाला तो स्क्वायर बना लिया है। अब यहाँ पे ये भी लिखा है कि अंदर वाला बनाने के लिए हॉप के माध्यम से हमें बिना लाइन बनाए कछुए को चलाना है और फिर अंदर वाला स्क्वायर बनाना है। तो ये कैसे करेंगे बच्चों, अगला कदम क्या होगा? सर हॉप हॉप 25। सर हॉप 25 हॉप 10 और ये 25 क्यों? 25 क्यों? 50 क्योंकि 50 आधा आधा 50 का आधा चलो 50 का आधा, ठीक है ना। अब अगला कदम क्या करना है? राइट सर राइट हॉप फिर अगला क्या करना है? हॉप 25 होम नहीं, सॉरी, हॉप 25। ठीक है, अब अगला क्या करना है?
सर या तो लेफ्ट कर लेते हैं या तो राइट कर लेते हैं। राइट करें क्या? राइट से कैसे कर दें? क्या करके देखें? नहीं सॉरी सर, गलत हो गई। गलत हुआ, चल कोई बात नहीं। देखो ये फायदा है कि गलत हुआ भी तो जैसे ही रन करेंगे दिख जाएगा कि गलत हो गया। तो चलो इसको लेफ्ट कर लिया हमने। अब जो है, अब अगला कदम क्या होगा? सर जो रिपीट 4 और फिर ब्रैकेट कॉपी कॉपी अच्छा, तो इसको हम उठा के यहाँ से, क्योंकि स्क्वायर बनाना तो हमें मालूम है, वो 4 लाइन ऑफ कोड से स्क्वायर बन जाता है, तो उसको मैं नीचे ले आता हूँ। अब यहाँ पे क्या बदलना है मुझे इन लाइनों में? सर फॉरवर्ड फॉरवर्ड बदलना है, सर फॉरवर्ड केवल फॉरवर्ड बदलना है ना? यहाँ पे क्या लिखना है? 50। 50। ठीक है, तो इसको 50 कर देते हैं। तो देखो ये भी चैलेंज हो गया। तो चलो बहुत अच्छे बच्चों, अब अगला वाला जिसमें थोड़े रंग भी हम ले आते हैं, इसको हम करते हैं। तो ये मैं कोड यहाँ से कॉपी कर लूंगा। तो इसमें हमने क्या किया कि थोड़ा कछुए की स्पीड बढ़ा दी, और जो लाइन बन रही है उसकी थिकनेस थोड़ी बढ़ा दी। फिर हम कह रहे हैं कि 8 बार रिपीट करो। पेन कलर हम कोजो से कह रहे हैं कि कोई भी रैंडम कलर कर दो। फिर हम कह रहे हैं कि फॉरवर्ड जाओ और 100 कदम की लाइन बनाओ। फिर जो है वापस आ जाओ, जितना आगे गए थे उतना वापस आ जाओ। इसको रिपीट 1 करके दिखाते हैं। तो उसने फॉरवर्ड जाके लाइन बनाई, फिर हॉप करके वापस आ गया, और फिर थोड़ा मुड़ गया अगली लाइन बनाने के लिए। फिर अगर हमने इसको रिपीट 2 कर दिया तो इसने ऐसा बना दिया। रिपीट 8 कर दिया तो इसने पूरा 8 का एक डिजाइन बना दिया। अब बच्चों ये बताओ कि अगर हमें ये चैलेंज सॉल्व करना है तो क्या करना चाहिए हमें? सर जो राइट है हाँ, उसको पहले 10 करके ट्राई करते हैं क्या आ रहा है। चलो ओके, अच्छा आइडिया है। देखो देखते हैं क्या रहता है। ओके, बहुत अच्छा। 10 टाइम रिपीट। सर अब अ, एक राइट को एक बार करते करके राइट को देखते एक कर दिया, राइट को एक कर चलो दिया, एक बार अच्छा, करके क्योंकि ट्राई कर। हम देख रहे हैं कि चैलेंज में बहुत पास पास है ये लाइन, और अब 10 तो करके हमने राइट को जब एक देखा तो करना चाहिए। थोड़ा दूर थी, तो इसको ये राइट 1 कर देते हैं। ओके, अब सर क्या अब अगला? बस हमें रिपीट को बढ़ाने 360 करना है। 360 करना है, क्योंकि पूरे 360 राउंड डिग्री। में 360 डिग्रीज होता है, तो इसलिए ठीक है, तो क्योंकि पूरे सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं, तो हम इसको पूरा 360 अगर कर दें, और ये बहुत धीरे चल रहा है, इसका मैं स्पीड को कर देता हूँ इसकी सुपर स्पीड फास्ट। सुपर फास्ट कर दीजिए। तो ये बन गया चैलेंज, राइट? अच्छा, अभी जो है मेरे ख्याल से हमारे पास 2 मिनट हैं, तो अब ये बहुत और कठिन हो गया है। तो इसको लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं करने की। इतना भी कठिन नहीं है, देखने में ज़्यादा कठिन है। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में क्या है कि हमने कोजो को एक नया कमांड सिखा दिया है, पॉलीगॉन। ओके, और पॉलीगॉन में हमने कहा है कि किसी भी पॉलीगॉन को बनाने के लिए जितने भी साइड्स हैं पॉलीगॉन के, उतनी बार हमें रिपीट करना पड़ता है। कि हम फॉरवर्ड जाते हैं थोड़ा, और फिर राइट मुड़ जाते हैं 365 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द पॉलीगॉन। क्योंकि वह पूरा पॉलीगॉन बन के पूरा 360 डिग्रीज हमें घूमना है। तो इस प्रकार हमने जो है कोजो को सिखा दिया पॉलीगॉन क्या होता है। फिर हमने कहा कि सेट स्पीड फास्ट, सेट पेन थिकनेस 4। पेन कलर को हमने कहा कि चलो डार्क ग्रे को थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर दो। फिल कलर हमने कहा रैंडम कलर होना चाहिए। फिर हमने कहा चलो 5 का पॉलीगॉन बना के देखते हैं। चलो ठीक काम कर गया, चलो 15 का बना के देखते हैं। उसने भी ठीक काम किया। तो पूरा हमारा पॉलीगॉन कमांड जो है 6 का भी चेक कर लेते हैं, 4 भी चेक कर लेते हैं। ठीक है ना? तो 4 का स्क्वायर बन गया, 3 का देखते हैं ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमारा पॉलीगॉन कमांड जो हमने बनाया ठीक था, और ये हमने 5 में इसको कर लिया अभी। और अभी देखो चैलेंज में क्या है कि अब ये बनाना है बच्चों। ये मुश्किल लग रहा है कि आसान है? क्या लग रहा है? सर आसान आसान है। है, उचित से आप देख आसान सकते लग रहा है। हैं। आसान लग रहा है, चलो ओके, बहुत बढ़िया। क्या करना है बताओ, क्या करें? सर हमें हमें एक रिपीट करना होगा, एक रिपीट बनाइए पहले। ओके, रिपीट बना देते पॉलीगॉन से पहले, यहाँ पॉलीगॉन 5 से पहले रिपीट बनाइए। हैं। चलो ठीक है, तो पॉलीगॉन का अगर मैं पॉलीगॉन अंदर अंदर डाल डाल दूं देंगे। इसके तो अंदर पॉलीगॉन डाल, के पहले रिपीट हो गया। ठीक है, अब क्या करें? अब अगली हमें चीज ये क्या पता करें? करना होगा कि कितने, वो शेप, पॉलीगॉन वो जो बना था उसमें कितने पॉलीगॉन्स थे। अच्छा, इसमें जो है ना, ये मैंने काउंट कर रखे हैं, ये मैंने देख रखे हैं, 18 है।
18 सर पॉलीगॉन। रिपीट 18 18 ओके, रिपीट 18 कर 18 देते कीजिए हैं। और और फिर फिर क्या करें? पॉलीगॉन के बाद राइट कीजिए राइट 360 बाय ठीक है, 360। 360 18 360 बाय 18 ठीक है, क्योंकि हम 18 बार मुड़ रहे हैं और पूरा हमें सर्कल कवर करना है, तो 360 को हमने 18 से डिवाइड कर और दिया। फिर जो सेंट्रल कलर वाला जो है उसको भी रैंडम मतलब रिपीट के अंदर डालना होगा क्योंकि नहीं तो एक ही कलर का बन जाएगा। हाँ हाँ, सभी राइट राइट, बन तो गया है। हमने इसको बनाया तो काफी अच्छा तो बन गया, लेकिन जो हम चाहते थे वो नहीं बना, तो इसको हम उठा के अंदर डाल देते हैं रैंडम कलर को। तो हर पॉलीगॉन का कलर कुछ एक नया रैंडम कलर हो जाएगा। तो ये जो है, अब ये मजेदार सी डिजाइन बन गई। और एग्जैक्टली वो क्यों नहीं बनी बच्चों, ये कोई बता सकता है? सर, क्योंकि इसमें वो कुछ और कोड रैंडम कलर देता है। अगर हमें वो एग्जैक्ट लाइन चाहिए तो फिर हमको उस एग्जैक्ट टाइम पर भी रन करना होगा। हाँ हाँ, तो ये जो है, और ये बच्चे लोग कुछ कर चुके हैं, तो ये ने बहुत थोड़ा एडवांस चीज बता दी। लेकिन इसमें आइडिया ये है कि क्योंकि हम रैंडम कलर ले रहे हैं, तो हर बार हम रन करेंगे तो अलग रंग इसके आएंगे, क्योंकि कलर सब रैंडम है। और अगर हमें वही कलर चाहिए तो फिर हमें कुछ रैंडम सीड वगैरह यूज करने पड़ते हैं, वो और आगे की चीज है। लेकिन मेरे ख्याल से चैलेंज के लिए अच्छा किया तुम लोगों ने बच्चों, थैंक यू सो मच कि इंटरैक्टिवली मेरे साथ इनको सॉल्व किया। और इसका मकसद यही था कि औरों को थोड़ा आइडिया लगे कि कोजो में कोडिंग कैसे होती है, बिल्कुल बिगिनिंग लेवल पे जो टर्टल ग्राफिक्स है वो कैसे होता है। तो धन्यवाद बच्चों। अब हम वापस इस पे चले जाते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे। तो ये हमने कर लिया। अच्छा, एक चीज मैंने नहीं दिखाई कि शोकेस थोड़ा नहीं दिखाया मैंने। तो कोजो में बहुत सिंपल कोडिंग कैसे होती है ये तो हमने देख लिया, लेकिन शोकेस में मैं दिखाता हूँ कि थोड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स कैसे बन सकते हैं कोजो में, वही टर्टल ग्राफिक्स का प्रयोग करके। तो जैसे ये थोड़ी डिज़ाइन और कॉम्प्लेक्स हो गई और रिचर हो गई, और फिर उसी में थोड़ा और कुछ हमने कर दिया। ये सब प्रोग्राम है जो कि कोजो में लिखे हैं। बाईं तरफ हमें प्रोग्राम दिख रहे हैं, दाईं तरफ उसका आउटपुट देख रहे हैं हम। अ, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ उदाहरण हैं कि कैसे कोजो में आर्ट यूजिंग टर्टल ग्राफिक्स कैसे बना सकते हैं। और फिर जो कोजो में दूसरा लेवल है वो है गेमिंग का, तो उसके भी मैं कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो जैसे सपोज एक कार वाला गेम है, तो ये भी सब कोजो में ही लिखा हुआ है। बाईं तरफ हमें इसका सोर्स कोड दिख रहा है, ये करीब 170 लाइन का है। फिर एक और गेम दिखाता हूँ, प्लेटफॉर्मर गेम। ये भी कोजो में ही लिखा हुआ है, बाईं तरफ कोड दिख रहा है, और इसको आउटपुट हमारे कैनवस में चल रहा है। इसमें ये कैरेक्टर जाके कुछ अपना गोल टारगेट करना चाह रहा है। तो शुरुआत होती है कोजो में टर्टल ग्राफिक्स से, ड्राइंग से, और उसके बाद जो है गेमिंग पे पहुंच जाते हैं हम। तो ये हमने हैंड्स ऑन ये थोड़ा देख लिया, क्योंकि इसके पहले हमने बहुत थ्योरी की तो बात करी थी कि 21st सेंचुरी स्किल्स क्या हैं और कोडिंग से कैसे हम वो स्किल्स सीख सकते हैं। और फिर अभी हमने हैंड्स ऑन एग्जांपल भी देख लिया कि कोडिंग में कैसे कोजो में शुरुआत में टर्टल ग्राफिक्स से कैसे बड़ी अच्छी आर्ट बना सकते हैं और फिर गेम्स बना सकते हैं, और इसको और भी अभी देखेंगे हम। तो अब प्रश्न उठता है कि कोजो क्या है और कोजो क्यों एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि कोडिंग के माध्यम से बच्चे लोग जो हैं 21st सेंचुरी स्किल सीख सकते हैं। तो कोजो की बहुत ताकत ये है कि वो तीन चीजों को साथ में जोड़ के आपके सामने लाता है। क्या क्या है वो तीन चीजें? अ वेरी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके अंदर जो लैंग्वेज है वो है स्काला। बहुत अच्छी लैंग्वेज है ये। इसके बारे में कभी बाद में चर्चा करेंगे कि क्यों इतनी अच्छी है, लेकिन अभी मैं केवल यही कहता हूँ कि बहुत अच्छी लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग के लिए। दूसरा है अ स्ट्रॉन्ग बट इजी टू यूज प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। तो ये हमने अभी देखा कि कितना सरल एनवायरनमेंट है ये। इसमें आप कोडिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोड कंप्लीशन है, जैसे कि कुछ आप शब्द लिखें, उसके बाद कंट्रोल स्पेस दबाएं तो उससे जितने भी कमांड है सामने आ जाते हैं, उनकी हेल्प भी सामने आ जाती है। तो इसमें कोडिंग करना बड़ा आसान होता है। तो ये दूसरा स्ट्रांग पॉइंट कोजो का ये है कि इसके अंदर एक बड़ा अच्छा प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है। और तीसरी चीज जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है रिच प्रोग्रामिंग एरियाज। क्योंकि अगर लैंग्वेज अच्छी हो और एनवायरनमेंट भी अच्छा हो, लेकिन बच्चों को प्रोग्रामिंग करने के लिए कुछ अच्छे एरिया नहीं हो जहाँ पे कि वो एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स कर सकें, प्रोडक्ट्स बना सकें, तो
तो कोई फायदा नहीं होगा उस लैंग्वेज और उस एनवायरनमेंट का। तो जो तीसरी चीज कोजो करता है वो ये बड़े रिच प्रोग्रामिंग एरियाज को सामने ले आता है, और ये एरियाज हैं टर्टल ग्राफिक्स, पिक्चर ग्राफिक्स और गेमिंग और रोबोटिक्स। ये चार एरिया हैं जो कोजो में आते हैं साथ। तो इनका कॉम्बिनेशन है कोजो, और इसलिए कोजो एक बहुत ही पावरफुल एनवायरनमेंट है कोडिंग के माध्यम से 21st सेंचुरी स्किल सीखने का। इसके बारे में और हम आगे आगे चर्चा करेंगे। अब जो है कोजो, हाउ डज इट हेल्प यू टू लर्न? वेल, कोजो में मोटो है प्ले, क्रिएट एंड लर्न। बच्चे लोग कंप्यूटर प्रोग्राम्स के साथ खेलते हैं, वो क्रिएट करते हैं जनरेटिव आर्ट, गेम्स, सिमुलेशंस एंड रोबोट्स, और फिर वो लर्न करते हैं ये जो 21st सेंचुरी स्किल्स जिनके बारे में हम बात कर रहे थे उनको लर्न करते हैं वो। और कैसे लर्न करते हैं? थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस एंड कांस्टेंट फीडबैक इन ऑल ऑफ दीज रिच एरियाज, जहाँ पे कि वो अलग अलग सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके, अलग अलग विषयों को कंबाइन करके प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, और उनको प्रैक्टिस मिलती रहती है, फीडबैक मिलती रहती है। तो एक प्रकार से कोजो एक जिम है जहाँ पे कि वो इन सब चीज़ों को मिला के 21st सेंचुरी स्किल्स लर्न करते हैं। अब बच्चों को जो ये प्रोग्रामिंग की और कोडिंग की जो यात्रा है इसमें ले जाने के लिए, इसमें मदद करने के लिए हमारे पास 5 मॉड्यूल्स हैं। लर्निंग मटेरियल के 5 एक्टिविटी मॉड्यूल्स हैं। पहला मॉड्यूल है टर्टल ग्राफिक्स बेस्ड आर्ट, दूसरा मॉड्यूल है गेमिंग बेसिक लेवल, तीसरा मॉड्यूल है पिक्चर ग्राफिक्स बेस्ड आर्ट, चौथा मॉड्यूल है गेम्स एंड सिमुलेशंस एट एन एडवांस लेवल, और पांचवा मॉड्यूल है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड रोबोटिक्स। तो ये 5 मॉड्यूल हैं, और मैं आपको इसमें जल्दी से इनके कुछ चित्र दिखाता हूँ कि इनकी आउटपुट क्या होती है जब बच्चे लोग इन मॉड्यूल्स पे काम करते हैं। तो जैसे टर्टल ग्राफिक्स से बच्चे 3 से 6 महीने में इस प्रकार के चित्र बना सकते हैं। जो राइट में आपको दिख रहा है ये एक टी शर्ट डिज़ाइन है जो कि टर्टल ग्राफिक्स से बनाया गया है, और इसका कैसे इसका आगे यूसेज होता है ये भी हम देख लेते हैं। तो इस प्रकार की जो डिज़ाइंस बनती हैं उनको फिर टी शर्ट्स पे और मग्स पे और बैग्स पे प्रिंट किया जा सकता है, और फिर उनके अराउंड इवेंट्स हो सकते हैं। तो बड़ा अच्छा ये रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट एंड लाइफ स्किल्स और मैथ्स, ज्योमेट्री, कोडिंग सबको जोड़ के ये बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स किए जा सकते हैं इस पहले मॉड्यूल से भी। फिर जो है ये जो चित्र है सामने, ये तीसरे मॉड्यूल का है, क्योंकि हम अभी ग्राफिक्स की बात कर रहे हैं। तो तीसरे मॉड्यूल में जो चित्र बनते हैं वो थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड और रिचर होते हैं, और इनमें आप जो है फोटोग्राफ्स को भी कंबाइन कर सकते हैं ज्योमेट्री से कुछ अच्छी चीज़ें बनाने के लिए। इसी का एक और उदाहरण है ये जो सामने आपके चित्र है। इसमें क्या किया गया है कि एक मंडल को बनाया गया है सर्कुलर ग्रिड में ज्योमेट्री को यूज़ करके। तो एक मंडल बनाया, और फिर एक और चित्र को लिया जिसमें कि कुछ एक स्टाइल है उस चित्र का, और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उस स्टाइल को हमने उस ज्योमेट्री के ऊपर जोड़ दिया। तो फाइनल जो चित्र बना वो ये बना नीचे जो हमें दिख रहा है। और फिर इसको भी आप प्रिंट कर सकते हैं, अपना टी शर्ट में प्रिंट कर सकते हैं, दीवार पे प्रिंट करके टांग सकते हैं। तो ये भी बहुत एक रिच मॉड्यूल है जिससे कि अच्छी चीज़ें बच्चे बना सकते हैं। फिर जो दूसरा मॉड्यूल और जो चौथा मॉड्यूल है उसमें बच्चे लोग गेम लिखते हैं। तो ये कुछ चित्र हैं गेम, कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं गेम्स के, और अभी हम एक लाइव डेमो भी देखेंगे गेम का। फिर जो पांचवा मॉड्यूल है उसमें रोबोटिक्स, रोबोट्स आप बना सकते हैं कोजो में। उसमें रास्पबेरी पाई और आर्डुइनो, ये 2 हार्डवेयर बोर्ड्स हैं। तो कोजो जो है रास्पबेरी पाई पे रन करता है, और उसके ऊपर एक आर्डुइनो रखते हैं, और फिर आर्डुइनो से मोटर्स और सेंसर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये पांचवा मॉड्यूल है सर्किट्स एंड रोबोट्स का। तो ये 5 लर्निंग मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं कोजो में, जिससे कि बच्चे बड़े गाइडेड तरीके से अपनी लर्निंग की जो यात्रा है, सीखने की जो यात्रा है वो चालू कर सकते हैं। तो अब हम गेम का डेमो देखते हैं। 2 मिनट में मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हम जाके गेम उठा लें, ये इसमें कोजो का कोड है, इसको कंट्रोल सी, इसको मैं अगर कोजो में ले जाऊं, यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करूं, तो ये गेम चल गया कोजो में। और उसको अगर चालू करें हम, तो
तो बड़ा सिंपल ये एक उदाहरण है कि कैसे बच्चे आसानी से एक छोटा सा गेम लिख सकते हैं कोजो में। अब जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि इसी गेम को अगर हम यहाँ से उठा के ले जाएं इंटरनेट बेस्ड कोजो पे, जिसका नाम है आई कोजो। सो कोजो जो है न केवल एक डेस्कटॉप ऐप की तरह आपको उपलब्ध है, बल्कि इंटरनेट पे भी ये अवेलेबल है। और जो उस साइट का नाम है iKojo.in। अगर हम उस साइट पे जाएं तो हम वहाँ पे भी इस गेम को फिर टेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम जो है डेवलप करते हैं डेस्कटॉप कोजो में, और फिर उसकी टेस्टिंग हम करते हैं आई कोजो में। तो अगर ठीक से चला गेम तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली वैसा ही आपको दिखाई देगा जैसा आपका डेस्कटॉप कोजो में था। अगर कुछ आपको लगा कि नहीं ठीक से नहीं चल रहा है तो फिर आपको जाके देखना पड़ेगा कि वहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे क्या किया। लेकिन एक एपीआई का सबसेट है जिसको आप अगर यूज करेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ गेम यहाँ पे भी चलेगा, इंटरनेट पे भी। तो जैसे इसको यहाँ पे अगर चलाएं तो एग्जैक्टली वही गेम जो कि डेस्कटॉप कोजो में चल रहा था, वही गेम जो है आई कोजो में भी चल रहा है। तो एक बार आपने देख लिया कि ये गेम जो है उधर भी काम कर गया, इधर भी काम कर गया। अब आपको मालूम है कि इसको आप एक्सपोर्ट करके एक वेब ऐप बना सकते हैं। और वो बनाने के लिए आपको यहाँ पे जाके केवल फाइल में जाके एक्सपोर्ट एज वेब ऐप करना पड़ता है। तो आपका ये जो गेम है वो एक वेब एप्लीकेशन की तरह तैयार हो जाता है। और उसको भी अगर हम जल्दी से देखें तो इसको मैंने पहले से डाल रखा है इसी गेम को इंटरनेट पे। तो वही गेम अब जो है इंटरनेट पे लोड हो गया है वेब एप्लीकेशन की तरीके से, जहाँ पे कि अब कोजो पिक्चर में नहीं है। तो कोजो को जो है बनाने में और टेस्ट करने में हमने प्रयोग किया, बट अब हमने इसको पब्लिश कर दिया है वेब एप्लीकेशन की तरह। और इसको अगर हम खेलेंगे तो फिर वही चीज़ यहाँ पे भी खेलने को मिलेगी हमें। तो इस प्रकार से गेम्स को बनाना और टेस्ट करना और पब्लिश करना कोजो में बड़ा आसान है। तो अगर हम जो है बॉटम लाइन जो कोर हमारा आइडिया है उसको हम देखें तो कोजो में क्या होता है कि क्रिएटिव कोडिंग इन मेनी रिच एरियाज, मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स, जिसमें कि गणित, विज्ञान, कला सबको मिला जुला के प्रोजेक्ट्स हम करते हैं। और फिर उनका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, उसमें लाइफ स्किल्स और रियल वर्ल्ड में कैसे उन प्रोजेक्ट्स को डाल सकते हैं, उस पर बड़ा हम लोग ध्यान देते हैं। और ये कैसे होता है रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट? वो इस प्रकार होता है कि जितने भी आर्ट बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम प्रिंट करके हाई रेजोल्यूशन में प्रिंट करके प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, उनके अराउंड इवेंट्स कर सकते हैं। और जो गेम बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं और सिमुलेशन बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम पब्लिश कर सकते हैं वेब एप्लीकेशंस की तरीके से। तो इस प्रकार से जो भी बच्चे लोग काम कर रहे हैं कोजो में, उसको रियल वर्ल्ड में पब्लिश करना, यूज करना आसान है। पिछले 10 वर्षों में कोजो का प्रयोग पूरी दुनिया में किया गया है। और ये जस्ट एक स्नैपशॉट में दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे इसका यूसेज है दुनिया में। ग्रीनलैंड में थोड़ा कम दिख रहा है, उसके अलावा चाइना में काफ़ी दिख रहा है, स्वीडन में काफ़ी दिख रहा है, भारत में भी हो रहा है, और अभी हम और इसको बढ़ाएंगे। अमेरिका में अच्छा खासा यूसेज है। तो कोजो जो है दुनिया भर में यूज़ हो रहा है। और पिछले 10 वर्षों में बहुत अच्छा रिकग्निशन मिला है कोजो को, बहुत अच्छे कंप्यूटर साइंटिस्ट से और बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी से, मल्टीनेशनल कंपनी से। और सबसे अच्छा रिकमेंडेशन मैं कहूँगा ये 2011 का आर्टिकल रिटन बाय मार्टिन ओडर्स्की, जिन्होंने स्काला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई है। स्काला एक बहुत ही पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और मार्टिन ओडर्स्की वन ऑफ द टॉप कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं दुनिया के। तो उन्होंने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था कोजो के बारे में, और हम सपोर्ट भी करते रहते हैं कोजो को। तो ये जो है ये आपसे शेयर भी किया गया है व्हाट्सएप ग्रुप में। तो अगर आप देखना चाहें कोजो की जर्नी है, उसके बारे में लोगों ने क्या कहा है, तो ये एक स्नैपशॉट है 2010 से 2020 तक कोजो के साथ क्या क्या हुआ है। केस स्टडीज में आपको कुछ दिखाऊंगा इस स्लाइड में। तो हमारा जो मेन काम पिछले 10 साल में रहा है वो तो देहरादून के आसपास कुछ 4 स्कूल हैं करीब, वहाँ पे हम अपना काम करते हैं। तो वो एक हमारा बेस है कोजो को का प्रयोग करने का। और दूसरा है लुंड यूनिवर्सिटी इन स्वीडन, जो कि स्वीडन की टॉप यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे कोजो का बहुत प्रयोग हो रहा है।
तो ये 2 यूसेज सेंटर्स हैं कोजो के। और ऑफ कोर्स अभी हम जो अभी नया ये प्रोग्राम चालू कर रहे हैं, इससे भारत में हम और इसका यूसेज बहुत बढ़ाएंगे। अब हम आ जाते हैं एनईपी के जो कोर आइडिया हैं फॉर 21st सेंचुरी लिंकेज, 21st सेंचुरी लर्निंग, और उनका क्या लिंकेज है कोजो के साथ, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इन्हीं चीज़ों को हमने पहले देखा था इन 2 स्लाइड्स में, जब हमने कहा था कि रेट ऑफ चेंज बहुत ज़्यादा है और बच्चों को फंडामेंटल स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है, और ये फंडामेंटल स्किल्स हैं जो बच्चों को सीखनी चाहिए, और किस प्रकार कोडिंग से वो स्किल सीख सकते हैं बच्चे। अब उसी को हम देख रहे हैं एनईपी के दृष्टिकोण से। यहाँ पे अगर हम जाएं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी लर्निंग हाउ टू लर्न, सीखने का कौशल, सीखने की कला। तो वो कोजो में कैसे सीखते हैं बच्चे? थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस विद फीडबैक इन दीज ऑल दीज रिच एरियाज विथ गोल्स दैट चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो जो हमारा लर्निंग मटेरियल है, जो 5 मॉड्यूल्स हैं, उनमें जो गोल्स हैं वो दे चेक फॉर द अंडरस्टैंडिंग, वो चेक करते हैं कि बच्चे को समझ अच्छी हुई कि नहीं हुई। तो लर्निंग हाउ टू लर्न बच्चे इस प्रकार सीखते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चे कैसे सीखते हैं? उसका एक उदाहरण है थ्रू बिल्डिंग जनरेटिव आर्ट एंड गेम्स। क्योंकि आर्ट बनाने में, जैसे फॉर एग्जांपल, आपका क्रिएटिव थिंकिंग भी बहुत एक्सरसाइज होता है, और कोडिंग तो करनी ही होती है। फिर कोडिंग में मैथ्स बहुत आ जाती है। जैसे आपको अगर सर्कुलर ग्रिड बनानी है तो उसमें अच्छी खासी मैथ्स, कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स है। तो ये सब चीज़ें जब बच्चे ये हर हफ्ते आके ये इस प्रकार के प्रोजेक्ट करते हैं, तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छी हो जाती है थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस। फिर मल्टी डिसिप्लिनरी, होलिस्टिक, इनोवेटिंग, ये चीज़ें कैसे सीखते हैं बच्चे? ट्राइंग आउट न्यू थिंग्स विद कोडिंग, मैथ, फिजिक्स, आर्ट, मंडलास, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी। तो तो जैसे अगर हम उदाहरण लें मंडल बनाने का, तो ये इतना अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पे कि अच्छा डीप लेवल ऑफ मैथ्स, क्योंकि एक सर्कुलर ग्रिड है जिसमें चीज़ें बन रही हैं, और कोडिंग भी इसमें बहुत दिमाग लगाने वाली करनी पड़ती है। लेकिन ये कल्चर और स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ा हुआ है। इसके पीछे बहुत कल्चरल नॉलेज है भारत के बारे में, और इसके पीछे बहुत स्पिरिचुअल आइडियाज़ हैं कि कैसे आप जो है जब भी कोई चीज़ करते हैं, जैसे आर्ट बनाते हैं, तो वो आपके अंदर जॉय कैसे वो कर सके, आपको स्पिरिचुअल डायमेंशन कैसे दिखा सके। तो इस प्रकार के प्रोजेक्ट जो हम लोग करते हैं कोजो में, वो बहुत अच्छी तरीके से मल्टी डिसिप्लिनरी, होलिस्टिक और इनोवेटिंग इनोवेटिंग माइंडसेट को बच्चे के अंदर बढ़ाते हैं। फिर हो गया इंक्वायरी ड्रिवन, डिस्कवरी ओरिएंटेड, enjoyable। एंड निखिल एंड रजनीश, हाउ एम आई डूइंग फॉर टाइम? टाइम का कैसा चल रहा है? I guess pretty okay. In another 10 minutes, I think I should. That is- ओके, दैट इज गुड, बिकॉज दिस इज एन इम्पोर्टेंट स्लाइड, तो मैं थोड़ा इस पे थोड़ा सा समय बिताता हूँ। How many more slides after this? इसके बाद जो है ज़्यादा समय नहीं लगेगा निखिल। हाँ तो ठीक है, you take your time on this and then we can do the question and answers and a bit of feedback also. राइट। तो जो है फिर जो है बच्चों को process of creating things through inquiry driven, discovery oriented and enjoyable activities, वो करना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि एनईपी में कहा गया है। अच्छा, बाय द वे, ये सब जो सब पॉइंट्स हैं बाईं तरफ जो ब्लैक में लिखे हुए हैं, तो इस स्लाइड में बाईं तरफ काले में लिखा है, दाईं तरफ हरे में लिखा है। तो जो बाईं तरफ चीज़ें लिखी गई हैं वो सब मैंने एनईपी से उठाई हैं, जो एनईपी के कोर कॉन्सेप्ट है इंट्रोडक्शन में, वहां से उठाई हुई सब चीज़ें हैं। मतलब और ये फिर बहुत ही, सभी को मैं भी एम्फेसाइज करना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ललित कह रहे हैं इस समय, क्योंकि जो भी बच्चे स्कूल में हैं या जो उससे संबंधित हैं, पेरेंट्स या जो भी कुछ है, ये बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि आने वाले समय में मैंडेट में अब आ चुका है एनईपी के। और ग्रीन में आई थिंक ललित आप दिखा रहे हो ना कि कोजो कैसे उसको डील कर रहा है। हाँ, तो बाईं तरफ है कि एनईपी का फंडामेंटल आइडिया क्या है, और दाईं तरफ है कि कोजो में वो कैसे होता है। तो अगर इंक्वायरी ड्रिवन, डिस्कवरी ओरिएंटेड और एंजॉयबल चीज़ें करनी है, तो
तो कोजो में जनरेटिव आर्ट का सपोर्ट है, जिसके माध्यम से बच्चे हर क्लास में हर हर हफ्ते हर महीने आके प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो उनको रेगुलर प्रैक्टिस इसमें मिलती रहती है। फिर जो है एनईपी बात करता है बहुत लाइफ स्किल्स की, हम्म। तो उसके लिए हमारे पास है प्रिंटेबल आर्ट एंड प्रोसेस एंड इवेंट्स अराउंड इट। क्योंकि एक बार आपने कुछ डिजाइन किया कोजो में, और उसको आपने प्रिंट करके प्रोडक्ट बना दिया, फिर उससे आप बहुत अच्छी तरह लाइफ स्किल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि आप उन प्रोडक्ट्स के अराउंड इवेंट्स कर सकते हैं, उनको मार्केट कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा कनेक्शन लाइफ स्किल्स से मिलता है हमें प्रिंटेबल आर्ट के माध्यम से। फिर है रूटेडनेस एंड प्राइड इन इंडिया। तो इस एरिया में वंस अगेन मैं कहूँगा कि जो मंडल वाले प्रोजेक्ट हैं वो बहुत एक अच्छा माध्यम है, जिससे कि कल्चर, धर्म, स्पिरिचुअलिटी, जॉय, ये जो पूरा एक डायमेंशन है, इसको हम कोडिंग और मैथ के माध्यम से कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग एरिया है कोजो में। फिर एनईपी कहता है कि फोकस ऑन रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो ये हम्म। तो है कि बच्चे रोज कोड लिखते हैं, और उसमें टीचर के सामने एकदम से मालूम पड़ जाता है कि इन बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट तुरंत वहीं हो जाता है, और जिस बच्चे को थोड़ी कठिनाई हो रही होती है वो एकदम से मालूम पड़ जाता है कि बच्चे को समझ नहीं आ रहा, आप उसको उसके साथ बैठ के काम कर सकते हैं, उसकी मदद कर इनफैक्ट सकते ललित, हैं। इसमें इसमें एक तरह से सेल्फ सेल्फ फॉर्मेटिव असेसमेंट भी तो हो रहा है, जब बच्चे ने कोड लिखा और उसने खुद ही देखा कि उसका नतीजा क्या निकल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट है। तो हाँ। पहले लेवल पे तो बच्चे ने खुद ही देख लिया कि भाई मुझे कुछ प्रॉब्लम है, और हाँ। फिर हाँ। जब टीचर ने भी देखा कि, फिर बच्चे ने कहा कि देखिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है, और या ये टीचर बहुत ने बड़ी देखा। चीज है ललित, ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जब टीचर्स बच्चे को पढ़ाते हैं तो एक कक्षा में 30 35 40 बच्चे हैं, तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसमें काफी काफी बार गैप्स हो जाते हैं। और क्योंकि टीचर बहुत बार उतना नहीं कर पाता है फॉर वेरियस रीजन, और अगर बच्चा अपने सेल्फ इवेल्युएशन कर ले प्रोसेस ऑफ लर्निंग का, तो वो राइट, सेल्फ करेक्शन भी कर सकता है फिर तुरंत, तब उसका समेटिव और बेटर हो जाएगा। राइट, राइट। सो आई मीन द जो पहली चीज है, अगर आप सेल्फ करेक्टिव कुछ करना चाहें, तो पहली हाँ। चीज तो है कि आपको मालूम होना चाहिए कि गलती हो गई। तो डेफिनेटली हाँ। वो तो हम इसको दिखा देते हैं कि गलती हो गई, और फिर जो हम्म। है 2 3 बार जब टीचर बच्चे को मदद कर दे, फिर उसके हम्म। अंदर वो क्षमता आ जाती है कि वो सेल्फ करेक्शन भी कर ले। मे बी पहली हम्म। दूसरी बार करना थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन फिर कुछ समय में उसके अंदर क्षमता आ जाती है कि वो सेल्फ करेक्शन भी कर ले। फिर है सेंस ऑफ एस्थेटिक्स एंड आर्ट, ये एनईपी कहती है। तो जो है इसमें रेगुलर प्रैक्टिस एंड पब्लिशिंग, तो ये पब्लिशिंग इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम्म। जब आप कुछ चित्र बनाते हैं, कुछ ड्राइंग बनाते हैं, जो जो कि आपको मालूम है कि ये पब्लिश होना है, ये हम्म। आपका जो है टी शर्ट में पब्लिश होगा या कप में पब्लिश होगा या बाहर दिखाया जाएगा, तो फिर हम्म। आप उसमें एस्थेटिक्स और आर्टिस्टिक पर्सपेक्टिव को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो ये भी हम कोजो में बड़ी अच्छी तरीके से इसको हम सपोर्ट करते हैं। फिर कोलैबोरेशन और टीम वर्क तो फ्रॉम डे वन कोजो में अच्छा होता है, क्योंकि बच्चों को हम प्रोत्साहित करते हैं कि वो पेयर प्रोग्रामिंग करें, जिसमें कि 2 बच्चे साथ मिलके काम करें। और फिर जब प्रोजेक्ट्स और इवेंट्स होते हैं, उसमें तो फिर बच्चे मिलजुल के ही किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, और उसको आगे बढ़ाते हैं। तो कोलैबोरेशन और टीम वर्क का बहुत अच्छा उनको प्रैक्टिस मिलती है, और फीडबैक भी मिलता है कि उनको उनका कैसा कोलैबोरेशन चल रहा है, कैसा टीम वर्क चलता है, जिससे कि उसको सुधार भी सकें। और फिर जो है एनईपी जिक्र करता है कि कोडिंग, मैथ, एआई एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एज कोर स्किल्स, वो कहता है कि इनको बच्चों को सिखानी चाहिए। तो जब बच्चे जनरेटिव आर्ट और गेम्स बनाते हैं, तो अपने आप ये कोर स्किल सामने आ जाती हैं। क्योंकि जैसे जनरेटिव आर्ट वो मंडल वाली मैंने दिखाई थी, उसमें आप जो है अच्छी कोडिंग भी यूज़ करते हैं, अच्छा मैथ भी यूज़ करते हैं, फिर उसमें एआई लगाते हैं, जिससे कि अच्छा चित्र आपके सामने बन के आए। तो इस प्रकार से जो एनईपी कहता है कि बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं लर्निंग के, जो कि बच्चों को सीखने चाहिए, वो कोजो में हम बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से बच्चों को कराते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो ये मैं इस स्लाइड से आपको दिखाना चाह रहा हूँ। फिर हम अगली स्लाइड पे बढ़ जाते हैं।
और एनईपी के लिंकेजेस के बारे में और बात करते हैं। तो एनईपी ने कहा कि जो बच्चों की लर्निंग जर्नी है स्कूल में, उसको उसके जो पहले 3 स्टेजेस हैं। पहला है फाउंडेशन स्टेज, जो कि 5 साल का है और ग्रेड 2 पे आके ख़त्म होता है। उसके बाद है प्रेपरेटरी स्टेज, ग्रेड्स 3 से 5 तक, और फिर मिडिल स्टेज है ग्रेड्स 6 से 8 तक। तो कोजो जो है इन तीनों स्टेजेस के लिए कोजो के पास बहुत अच्छा मटेरियल है। फाउंडेशनल स्टेज जो है उसमें एक बहुत बड़ा गोल है एनईपी का, कि बच्चों को लिटरेसी के साथ न्यूमरेसी आ जाए, नंबरों का अच्छा ज्ञान आ जाए, नंबर के ऊपर जो ऑपरेशन होते हैं उनका अच्छा ज्ञान बच्चों को हो। तो कोजो में अरिथमेटिक एरोबिक्स एक एरिया है जहाँ पे कि बच्चे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी कंट्रोल कर सकते हैं, और इन्फिनिट प्रैक्टिस उनको अवेलेबल है, क्योंकि बस न्यू क्वेश्चन वाला बटन दबाना है और नए नए प्रश्न उनके सामने आते रहते हैं। और उसमें वो कितना कठिन प्रश्न है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो फाउंडेशनल स्टेज के लिए भी ग्रेड 2 के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है न्यूमरेसी के लिए कोजो में। उसके बाद प्रेपरेटरी स्टेज के लिए कोजो में है टर्टल ग्राफिक्स एंड जनरेटिव आर्ट, और उसकी जो किताब है वो बहुत ही सरल है बच्चों के लिए। तो ये मैं इसके साथ यहाँ पे दाईं तरफ एक स्क्रीनशॉट है उसका। तो इसमें थ्योरी वगैरह ज़्यादा नहीं है, केवल कोड और चित्र के साथ किताब चलती है। और सरल होने के बावजूद भी इस प्रकार की किताब है कि बच्चे अपने आप अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, कोडिंग सीख सकें। क्योंकि उस किताब में क्या है कि जैसे ये प्रोग्राम दिया हुआ है, बच्चे को पूरा का पूरा प्रोग्राम दिया है, इसको टाइप करके बच्चा जब रन करता है तो दाईं तरफ जो चित्र है वो बन जाता है। और फिर जैसे जो अगला प्रोग्राम है इसमें कुछ क्वेश्चन मार्क हैं। अब बच्चे को ये देखना है कि अभी तक जो उसने प्रोग्राम लिखे हैं उसमें जो जो कमांड है उनके बेसिस पे ही ये अगला भी सॉल्व होना है। तो उसे ये निर्धारित करना है कि अच्छा ये पुराने प्रोग्राम में कमांड्स क्या करते थे और उनका अब मैं कैसे प्रयोग करूं जिससे कि मैं नई चीज़ बना पाऊं। तो इसमें भी एक्सप्लोरेशन, डिस्कवरी, लर्निंग विद अंडरस्टैंडिंग इसलिए आ जाती है क्योंकि जहाँ पे भी बच्चे को पुरानी नॉलेज को लेके नई तरीके से अप्लाई करने का मौका मिलता है, वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग चालू होती है। तो इस किताब में जहाँ जहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क्स हैं वहाँ पे लर्निंग विद अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट्स हैं, उस पे भी हम बहुत महत्व देते हैं कि बच्चे लर्निंग विद अंडरस्टैंडिंग करें। तो ये किताब उसको अच्छी तरह सपोर्ट करती है और ये फ्रीली अवेलेबल है हमारी वेबसाइट में, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं इसके साथ। उसके बाद जो मिडिल स्टेज है वो कक्षा 6 से 8 तक की है स्टेज। और उसमें जो है, जो मैंने 5 मॉड्यूल बताए आपको, जो 5 एक्टिविटी मॉड्यूल हैं वो मिडिल स्टेज के लिए ही हैं। तो उससे बच्चे मिडिल स्टेज में अच्छी तरीके से इन रिच एरियाज में चीज़ें सीख सकते हैं, 21st सेंचुरी स्किल सीख सकते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे कोजो का जो फाउंडेशनल गोल रहा है, जब से कोजो चालू हुआ है, वो जो एजुकेशन के 4 पिलर हैं उनको सपोर्ट करना रहा है। और ये जो 4 पिलर हैं ये पहले श्री अरबिंदो ने भी कहे थे, और उसके बाद जो है यूनेस्को ने भी 1996 की शायद रिपोर्ट थी जिसमें 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन कहे थे। तो वो 4 पिलर हैं: लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी एंड लर्निंग टू लिव टुगेदर। और एनईपी भी इसी इन्हीं 4 पिलर्स को विस्तार में एनईपी बताता है कि कैसे अलग अलग कौशल बच्चों को सीखने हैं। वो भी फंडामेंटली तो इन्हीं 4 पिलर्स के ऊपर आधारित हैं। तो कोजो में लर्निंग टू नो पे हमने बहुत ध्यान दिया है, क्योंकि लर्निंग हाउ टू लर्न विथ अंडरस्टैंडिंग एक बहुत हमारा फंडामेंटल गोल रहा है। मैंने आपको दिखाया भी कि जो कक्षा 3 से 5 की किताब है उसमें पूरा वो उसका लर्निंग मटेरियल लर्निंग विद अंडरस्टैंडिंग पे ही बेस्ड है। तो लर्निंग टू नो पे हमने बहुत काम किया है। फिर लर्निंग टू डू तो अपने आप ही सामने आ जाता है, क्योंकि जब आप कोडिंग करते हैं तो आप डूइंग ही करते रहते हैं हर समय। फिर लर्निंग टू बी भी कोडिंग में बहुत अच्छी तरह सामने आता है, क्योंकि बच्चा जब थोड़े समय तक कोडिंग करके अपने प्रोजेक्ट में, सपोज वो 1 घंटे की क्लास है और 15 मिनट के बाद में बच्चा एक फ्लो में आ जाता है कोडिंग के, जबकि
जो लर्निंग टू बी का जॉय है, जो कि है कि आपका दिमाग बहुत अच्छी तरह फ्लो कर रहा है और जिस चीज़ को आप कर रहे हैं उसको आप इंजॉय कर रहे हैं, तो वो लर्निंग टू बी का वो जॉय आपके अंदर बबल अप करने लगता है। और स्पेशली अगर वो प्रोजेक्ट्स मंडल बेस्ड एरिया में है तो लर्निंग टू बी और भी स्ट्रांगर होता है। तो इसमें भी कोजो ने काफ़ी कुछ सपोर्ट प्रोवाइड किया है। और फिर लर्निंग टू लिव टुगेदर तो है ही, क्योंकि हर चीज़ में बच्चे कोलैबोरेट करते हैं और टीम वर्क से काम करते हैं। चलिए, आज का काफी जो क्वेश्चन, वेबिनार, हाँ एक्नॉलेज कर लो फिर, क्योंकि क्वेश्चंस भी आ गए हैं काफी। अच्छा ओके, आज का जो वेबिनार है वो उसके पीछे बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया है, तो मैं उनका उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे पहले मुदित पंत ने जो है अपना जो ऋचा ब्लॉग है उसमें रजनीश जी के साथ वार्तालाप किया था, तो उसी से पूरा ये वेबिनार का आइडिया चालू हुआ। फिर जो है स्मार्ट गांव यूथ क्लब ने इसमें बैकग्राउंड में बहुत काम किया है कम्युनिटी आउटरीच में, तो उसमें खुशी हैं, रिया हैं, शिविका हैं, और जो है राहुल भट्ट और शिव भी हैं स्मार्ट गांव टीम से, उन्होंने भी इसमें बहुत काम किया है। उसके बाद जो है कोजिक्स फाउंडेशन का जो यूथ क्लब है, उसके बच्चों ने आज हमारे चैलेंजेस में हमारे साथ पार्टिसिपेट किया, तो आदित्य पंत, आदित्य तोमर, ऊषी जोशी और आयुष अग्रवाल, इनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और फिर रिचा टीम का भी मैं बहुत आभारी हूँ, पूरा ऑर्गेनाइज करने में मदद की। ओके, तो फिर जो है मैं आप सबको कहूँगा वेलकम टू द कोजो जर्नी। कोजो.in पे आप जाके सब कुछ वहाँ पे सॉफ्टवेयर को और मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कोजो जो है, ललित ये बताना बड़ा जरूरी है कि पूरा फ्री है, ये सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है और आप इसको राइट, डाउनलोड करके खुद से शुरू हो सकते हैं। तो पूरा ओपन सोर्स है, फ्री है, मेड इन इंडिया है। आप यहाँ पे जाके पूरी अपनी यात्रा कोजो के साथ चालू कर सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप आके हमसे पूछें, आप हम यहाँ हैं आपके लिए प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो इसके साथ ही तो मैं मैं कुछ फिर क्वेश्चंस हैंड ओवर पूछूं करता हूँ। ललित? अब मैं क्वेश्चंस हाँ पूछूं क्योंकि समय काफी हो गया है, मैं सवाल को पूछता हूँ है क्योंकि कुछ लोगों ने पूछे हैं। हाँ, तो पूछो। सबसे पहले मैं कुछ को टेकअप करता हूँ। गौरव सुराना पूछ रहे हैं, as India is famous for best IT and engineering colleges with repute like IITs, etc. So why has NIT taken this step to introduce coding and technology from class 6 or earlier? तो क्या ये प्रश्न है कि क्योंकि कॉलेज लेवल पे अवेलेबल है तो इसको स्कूल लेवल पे क्यों कर रहे हैं, क्या ये? क्यों करने की जरूरत है, ये सवाल है गौरव का। अच्छा, तो इसको तो होपफुली हमने बहुत गहराई में टैकल किया हाँ कि बिल्कुल बच्चों बिल्कुल। को 21st सेंचुरी स्किल्स जो है सीखना बहुत ज़रूरी है। और हाँ इसको मैं अगर इधर भी ले जाऊं, एक ये बड़ा ये इम्पोर्टेंट ये ग्राफ है कि बच्चों हाँ की क्रिएटिविटी और लर्निंग पोटेंशियल 5 साल की उम्र में मैक्सिमम होता है, और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे कम होता रहता है। तो 5 से 10 वर्ष के बीच में बच्चों को कोडिंग से इंट्रोडक्शन, मेरा मानना है कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा हमने देखा कोडिंग के माध्यम से ये जो सब स्किल्स हैं, पहले ब्रेन एक्सरसाइज, फिर क्रॉस सब्जेक्ट थिंकिंग, प्रोसेस ओरिएंटेशन, माइंडसेट ऑफ इनोवेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, ये सब चीज़ें जो हैं 6 से 10 वर्ष की आयु के बीच में ही बच्चों को इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। तभी जाके जब वो यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंचेंगे, वहां पे वो और भी बहुत अच्छा कर पाएंगे, जितना अभी अभी वो कर रहे हैं उससे भी बहुत अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि वो फुली प्रिपेयर्ड होंगे उस नॉलेज को ग्रहण करने के लिए और यूटिलाइज करने के लिए जो कि यूनिवर्सिटी उन्हें देगी। नहीं, बहुत अच्छा। अब दूसरा सवाल मैं करूँ ललित, नेक्स्ट है हाँ, शिविका का क्वेश्चन है, कंप्यूटर्स कैन आल्सो एक्ट एज अ सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन, सो हाउ डू यू टीच योर चिल्ड्रन टू अवॉइड इट एंड फोकस ऑन कोडिंग? इंटरेस्टिंग वन। हाँ, सो आई थिंक देर आर अ कपल ऑफ मैसेजेस हियर। पहला है कि बच्चे के दिमाग में ये आइडिया डालना चाहिए कि कंज्यूमर और क्रिएटर के बीच में क्या फर्क है। तो बच्चा अगर हर समय कंज्यूम कर रहा है और कुछ भी क्रिएट नहीं कर रहा है, तो बच्चे को समझाना चाहिए कि देखो 1% लोग तो दुनिया में क्रिएटर्स होते हैं, 99% ज़्यादातर कंज्यूमर्स होते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आप उस 1% में आओ, जिससे कि आपके माध्यम से दुनिया में अच्छा बदलाव आ सके। तो
फिर बात होनी चाहिए कि कैसे हम डिसिप्लिन मेंटेन कर सकें अपने जीवन में, कि थोड़ा बहुत कंज्यूम भी करें, उसका भी आनंद उठाएं, लेकिन फिर कोडिंग जैसी चीज के माध्यम से क्रिएशन का प्रोसेस भी चालू करें, उसका प्रैक्टिस करें, और अलग अलग एरियाज में क्रिएशन चालू करें। तो आई थिंक ये बड़ा जरूरी नहीं, है। ठीक है, गुड आंसर। तो शिविका आपका भी हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है राहुल भट्ट का, इज देयर एनी ट्रेनिंग फॉर स्कूल टीचर्स सो दैट स्कूल्स जॉइन दिस प्रोग्राम? दैट विल हैपन इन ड्यू कोर्स। अभी हमारे पास बहुत अच्छा लर्निंग मटेरियल है, और हमारे पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ, कि बच्चों ने बहुत अच्छी तरह कोजो को टेकअप किया है, वेलकम किया है, एंजॉय किया है। तो अगर मटेरियल है और बच्चे हैं, तो अभी टीचर्स का ट्रेनिंग अभी हमें करना है, जैसे हम इस इनफैक्ट प्रोग्राम इनको को ये बता बढ़ाएंगे। दें ललित की, ललित इनको ये बता दें कि कौन कौन सी कक्षाओं का मटेरियल रेडी है हमारे पास, ये बता दें। हमारे पास जो है 3 से 5 का भी रेडी है, और 6 से 8 का भी रेडी है। वेरी गुड। तो हर्षित का सवाल है, कैन वी यूज पाइथन इन कोजो? नो, कोजो इज बेस्ड ऑन द स्काला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जो है कंप्यूटेशन और कोडिंग और कंप्यूटिंग के बारे में सीखने के लिए हमारा ये मानना है कि स्काला इज मच बेटर देन पाइथन, because Python only supports modular programming well, whereas Scala supports modular, object oriented, functional, concurrent। जितने भी theoretically important ideas हैं, उनमें Scala में बहुत अच्छा support है। और पाइथन का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि ईज ऑफ यूज उसका बड़ा अच्छा है। तो स्काला इज ऑलमोस्ट एज इजी टू यूज इन कोजो एज पाइथन, बट देन ये सब जो थ्योरेटिकल आइडियाज हैं, ये स्काला में काफी बेहतर हैं, तो इसलिए हम स्काला का प्रयोग करते हैं। भव्या साहू कह रही हैं, आफ्टर दिस सेशन कोडिंग सीम्स रियली इजी, आई एम स्टार्टिंग टू कोड फ्रॉम टुडे इन कोजो। थैंक यू भव्या, That is वेरी गुड। great. That is what we are looking for. If even one child has or youngster has said that, then the session is a success. एब्सोल्युटली। राहुल भट्ट पूछ रहे हैं, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टूडेंट्स विल लर्न? They will learn Scala. ओके। कलीमुल्ला शाह पूछ रहे हैं, आई हैव क्वेश्चन, इज कोजो प्रोवाइड ऑनलाइन क्लास या अपडेटेड ऑफलाइन क्लास? इफ वी हैव एनी क्वेरी हाउ कैन वी सॉल्व दैट प्रॉब्लम? आई थिंक कलीमुल्ला जी, आप ये हम लोग ग्रुप से आप जुड़े रहें, आपको आंसर मिलते चले जाएंगे आने वाले समय में, क्योंकि हम लोग सभी को बताएंगे। अच्छा, गौरव का एक और सवाल अब ललित आ रहा है, हाउ चिल्ड्रन ऑफ विलेजेस कैन चूज सो स्मार्ट गांव कैन पुश इन आवर विलेजेस एंड कैन इट बी लैंग्वेज फ्रेंडली एंड अदर देन सेल्फ? इज देयर advisor only teacher support? It can help in big way to village students to adapt technology and we will like to push it in smart गांव। इसमें भाषा को लेके कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ललित? जैसे लैंग्वेज है और गांव में अभी जैसे हिंदी को करके कैसे लैंग्वेज एक बैरियर को कैसे डील कर पाएंगे? तो इसमें हमारा बहुत जो है एक्सपीरियंस है। हाँ, कोजो में क्या है कि वैसे तो कोजो 8-10 लैंग्वेज में अवेलेबल है, और हिंदी में भी अवेलेबल है। हिंदी का सपोर्ट मैं कहूँगा 90% है, उसमें कुछ कुछ और काम की ज़रूरत है 100% तक लाने के लिए। लेकिन कोजो में क्योंकि जब बच्चे कोडिंग चालू करते हैं, तो उनको केवल 5 चीज़ें जैसे फॉर एग्जांपल मालूम होनी चाहिए, कि फॉरवर्ड क्या होता है, राइट क्या होता है, हॉप क्या होता है, क्लियर क्या होता है, सेट पेन कलर क्या होता है, सेट फिल कलर क्या होता है। तो अगर ये 5-6 चीज़ें बच्चों को मालूम है, 5-6 अंग्रेजी के शब्द बच्चों को मालूम है, तो बड़े मज़े से वो अगले 1-2 साल तक ज्योमेट्री, कोडिंग, अलजेब्रा, अरिथमेटिक को मिला जुला के अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो गांव में कोई परेशानी नहीं है चालू करने में अंग्रेजी में भी, क्योंकि उसमें अंग्रेजी का केवल ये 5-10 शब्दों का प्रयोग है। उसके अलावा उनको जाके बस कोडिंग करनी है। और अगर मेरा स्क्रीन दिख रहा है, तो आपने अगर अगर आपको शब्द याद भी नहीं हो, आपने खाली फॉर लिखा और कंट्रोल स्पेस किया, तो आपके सामने फॉरवर्ड आ गया। तो फिर आपको अगर मालूम है फॉरवर्ड, तो आपने बस दबा दिया और फिर फॉरवर्ड अपना काम करेगा। तो इसको गांव में इसका प्रयोग करने में कोई कठिनाई नहीं है। हम लोग कई साल से करते आ रहे हैं। और अगर हम देखेंगे कि हिंदी में करना आ, के और भी फायदे होंगे, तो हम लोग उसको हिंदी में भी उतार देंगे जमीन पे। वो अगले 6 महीने में हम लोग बहुत कर अच्छा। सकते तो हैं। अभी इसके पहले मैं अगला पूछूं, अरमीत लूथरा का सवाल है, पर इसके पहले मैं सभी को रिक्वेस्ट कर दूं, मैंने फीडबैक फॉर्म का लिंक भेज दिया है सबको ग्रुप में चैट पे। आप लोग बाकी लोग तब तक जो लोग सवाल सुन रहे हैं, फीडबैक पे भी काम करें। ये फीडबैक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ताकि हम आपको रीच आउट कर सकें और आपको गाइड कर सकें इसको समझ के इम्प्लीमेंट करने के लिए। अमित लूथरा पूछ रहे हैं, हाउ विल यू कंपेयर सी विद स्काला? इज स्काला बेटर?
So C is a very very low level language, very close to the hardware. उससे आप जो है डिवाइस ड्राइवर लिखना है आपको, या बहुत हाई परफॉर्मेंस गेम्स लिखने हैं, उसके लिए भी C++ अब ज़्यादा यूज होता है. स्काला इज अ मच हायर लेवल लैंग्वेज, और सी में केवल मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का सपोर्ट है. स्काला जो है प्रोग्रामर के बहुत पास है, सी हार्डवेयर के बहुत पास है. तो बच्चों के लिए स्पेशली अगर कंप्यूटिंग के, कंप्यूटर साइंस के, कोडिंग के, प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट सीखने हैं, तो इन माय माइंड स्काला इज मच बेटर, मच इजियर टू प्रोग्राम इन, विद अ मच ब्रॉडर सपोर्ट ऑफ द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड कोडिंग. तो मैं तो कहूँगा स्काला कहीं बेहतर है सी से. चलिए, बहुत बहुत आई थिंक किसी और के भी तो सवाल अभी नहीं दिख रहे हैं. या और तो फीडबैक, निखिल जी मैं हाँ रजनीश, बस एक सेकंड, बस एक बार फर्स्ट फीडबैक के लिए मैं दोबारा से सबको रिमाइंड कर रहा था कि अगर आप फीडबैक दे दें आप लोग, तो जो हमारा अभी वेबिनार वाला ग्रुप है, इसी में जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उसी को हम लोग सब संबोधित करेंगे रजनीश, और हम लोग डिस्कस करके. और जैसे ललित ने बताया, ये ओपन सोर्स है और आप इसको डाउनलोड करके खुद से शुरू हो सकते हैं. आगे आने वाले समय में रिचा स्मार्ट गांव मिल के इसको आप तक लाने की भी कोशिश करेगा CSR प्रोजेक्ट के माध्यम से, ताकि सभी बच्चों को, जो खासतौर से जो गांव में हैं, जो प्रतिभाशाली हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनको हम ये सुविधा देना चाहेंगे. और इस पे किसी का खर्चा नहीं होगा. ये CSR के प्रोजेक्ट के रूप में हम लेके आएंगे, और जब तक ये CSR के प्रोजेक्ट के रूप में नहीं आता है, तब तक आप इसको डाउनलोड करके सेल्फ लर्निंग शुरू कर सकते हैं. मेरे आई होप ललित मैंने ठीक कहा. हाँ तब तक बिल्कुल ये ठीक है, कर एब्सोल्युटली. सकते हैं बच्चे और उनके पेरेंट्स, बल्कि अगर पेरेंट्स उनको थोड़ा गाइड करेंगे तो काफी कुछ हो सकता है. रजनीश, अब आप बोलें प्लीज. या तो अब मैं जो है, जो हमारे पार्टनर और स्मार्ट गांव के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर योगेश साहू हैं. तो योगेश जी, आपका क्या मतलब, मैं अभी लाइन बाय लाइन चाहूंगा सबके इनपुट्स के लिए. तो आई थिंक क्वेश्चंस हमारे फिनिश हो गए हैं. जगदीश, तो सबसे रिक्वेस्ट कर योगेश ली कि जी, वीडियो अगर अपने सब लोग ओपन कर लें, वीडियो कैमरा वीडियो को मैं प्लीज प्लीज अभी, वीडियो हाँ हाँ अगर या सब लोग अपने प्लीज सभी वीडियो लोग कैमरा वीडियो को ओपन ओपन कर कर लें. लें. हाँ असल में थोड़े 40 रह गए, पहले 65 तक था, पहले बोलना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, जो ज्यादा देर तक रुकेगा उसकी फोटो भी खींचेगी. नहीं नहीं, या योगेश जी रजनीश, रजनीश सभी भाई लोग थैंक यू. हाँ, ये ललित जी, मैं हाँ जी. ये सेशन मैंने पूरा अटेंड किया है, और हाँ मुझे पूरा पुराना अपना टाइम याद आ गया जब हम लोग प्रोग्रामिंग सीखा करते थे कॉलेज टाइम में. तो बहुत अच्छा. पहली खुशी इस बात की कि आप ये जो कोजो कर रहे हैं, आप जो जिस तरह का ये प्रोग्राम कर रहे हैं, बच्चों को बहुत अर्ली स्टेज में आप एक एक्सपोजर दे रहे हो, कि वो एक अर्ली हाँ स्टेज में जहाँ पर वो ग्रूम होते हैं, वहां पर आप उनको उस तरह की स्किल दे रहे हो, स्किल डेवलप कर रहे हो, फ्यूचर स्किल डेवलप कर रहे हो. और हाँ, जो ये मैंने बहुत देखा, बहुत ही सिंपल, हाँ जी, बहुत सिंपल तरीके से आपने बताया, और जो कोजो का प्लेटफॉर्म है मुझे लगा बहुत ही सिंपल है, और बच्चे बहुत जल्दी अडॉप्ट करके बहुत जल्दी उसमें अपने आप को पूरी तरह से, क्या बोलते हैं ना, कि इनकल्टिकेट कर सकते. तो बहुत अच्छा. पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, और निखिल जी को भी, आप दोनों को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने ये सेशन के लिए आपने अपना समय निकाला और इतना बढ़िया सेशन किया. मेरी डॉटर बाजू में बैठी हुई है, पूरा सेशन अटेंड किया, उसने कंप्यूटर सेटअप भी करके रखा हुआ है, और अच्छा, शायद बहुत कुछ प्रोग्राम, हाँ, मेरे ख्याल से कुछ प्रोग्राम बना के भेजेगी भी आपको 1-2 दिन में. तो दैट विल बी ग्रेट. पहले तो ये धन्यवाद. हाँ जी, और तो समय ज्यादा नहीं भाव्या लूंगा, ने बाकी किया जो है, अरे हमारे, हाँ, भाव्या तो प्रोग्रामिंग में वो बहुत क्रेजी है, वो चाहती कि मतलब बहुत जल्दी प्रोग्रामर बनना चाहती है. तो अच्छा है, अब मैं ललित जी को उनका मेंटर बना दूंगा, मेरा जो है थोड़ा काम कम बिल्कुल हो जाएगा. बिल्कुल. हाँ हाँ हाँ. तो ललित जी, थैंक यू वेरी मच. एंड हमारी जो टीम माय है, यंग प्लेजर. लोग हैं, तो रिया, शिविका, खुशी, राहुल, शिवा, आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया है. हाँ, ये बच्चों आप सबका बच्चों धन्यवाद. के लिए सब लोग ताली बजाएं एक बार. बच्चों का पूरा एफर्ट था मेरे सभी बच्चों साथ, के लिए. उन्होंने बहुत मेहनत की, या और बच्चे ही हमारा फ्यूचर हैं. और इनको देख के मतलब मुझे तो लग रहा है कि ये जो डिजिटल वर्ल्ड और जो टेक्नोलॉजी और ये जो कोडिंग लेवल, अब अगर ये NCERT की बुक्स के माध्यम से विद्यालयों तक पहुंचेगा, तो इससे बढ़कर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जो मैं देख रहा हूँ. और जी सर. क्योंकि ये अब एक तरह से पॉलिसी के दायरे में आ गया है, इसका महत्व समझ के, तो इसको क्रियान्वित करना तो अनिवार्य तो हो ही जाएगा. अब ये मौका इसलिए हमारे लिए अच्छा है कि हम सही चीज को
सबसे अंडर प्रिविलेज अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज तक भी पहुंचाएं, जो बच्चों को मौका नहीं मिल पाता है, क्योंकि जिसके जी अंदर एक क्षमता आएगी वो उतना आगे छलांग मार पाएगा आगे फ्यूचर में 21वीं सदी में। तो जो ललित बिल्कुल ने सही भी बात। बोला कि बेस क्रिएट हो जाता है। रजनीश, आपकी टीम ने बड़ा सहयोग दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं नहीं, हम लोग वही सबका साथ सबका विकास उस पर चलेंगे। और इसी के साथ मैं स्मार्ट गांव के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारे गौरव सुराना जी हैं, उनको भी अनम्यूट प्लीज कीजिए और बताइए आपका इनपुट थैंक यू कैसा रजनीश लगा। एंड सबको हेलो और वेरी गुड ललित जी और निखिल जी जो आपने ऑर्गेनाइज किया है, और कोडिंग के बारे में जो एनईपी पॉलिसी से पहले से ही जागरूकता दे दी है सबको। तो मतलब और जो ये खोजों के हिसाब से एक जो एक सेल्फ लर्निंग टूल है, वो बहुत ही सिंपल वे में प्रेजेंट किया है कि कैसे वो सिंपल स्टेप्स लिख के उनको रिजल्ट्स आएंगे, वो एनालाइज कर सकेंगे। और यूजली इसमें जो दिखाया है कि वो एक एक कोड लिख रहे हैं और उसका एक एक रिजल्ट आ रहा है, रादर देन पूरा करके फिर मिस्टेक्स फाइंड करना। और जो राइट। निखिल जी ने बोला, ललित जी ने, कि जो 21st सेंचुरी, सो आज सबसे इम्पोर्टेंट वही हो गया है जो कोविड ने भी सिखाया है कि किस टाइप के जॉब्स और किस टाइप के बिजनेस रह जाएंगे वो किसी को नहीं पता है, बिकॉज जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और इंडिया में हाँ ये 10 साल बाद होने वाला था, बट कोविड ने अभी सिखा दिया 6 महीनों में कि सब कुछ डिजिटल हो गया है। आज हम हाँ वेरियस गौरव सिटीज वेरियस गौरव मैं कंट्रीज में बैठ आपको के ऑनलाइन। गौरव तो मैं एक ये है चीज कि यहाँ बोलना बहुत चाहूंगा। हाँ जी। जो अभी आपने एक बात कही गौरव, ये मेरे हिसाब से गेम चेंजर होगा, क्योंकि अगर हाँ बच्चा जी। जब कोडिंग कर रहा है, और जो ललित ने जैसे भी कहा कि जब वो कोड करके गलती जब कर रहा है और उसको करेक्ट। गलत आउटपुट दिख रहा है, वही तो इमीडिएट मालूम पड़ जाता मैं ललित में आपसे थोड़ा सा डिफर करूंगा। वो ट्रायल एंड एरर से भी सीख पाएगा, इसके पहले कि टीचर उसको बताए। है। करेक्ट कक्षा में करेक्ट। क्या होता है कक्षा जो में क्या पूरा होता है करने के बाद पता गवर्नमेंट चलता है। विद्यालय में टीचर नहीं बता पाता है एक एक बच्चे को, हाँ नहीं, ये बहुत ही अच्छा था और कि वहीं पर एवरी गैप स्टेप है, पे वहीं उसको पर मिस्टेक्स गैप मालूम पड़ रही है। तो बहुत ही वहीं पर एक्सेलेंट वे गैप से है। टूल डिजाइन किया है। हाँ और जो निखिल, मेन बिल्कुल मोस्ट बच्चे जो है, इम्पोर्टेंट आपने जो मैं बताया। कहूंगा कि मेरे एक्सपीरियंस में 80% बच्चे जो हैं वो अपने आप काफी हद तक कर लेते हैं रिकवर। और करेक्ट। हाँ और हाँ इसमें जब एक गलती मेन देखते हैं वो। भी हो जाएगा, जो जो अपना मेन जो है फ्यूचर, जो जॉब्स एंड इनोवेटर्स, जो हम सिर्फ यूएस से सुनते हैं कि भाई स्टीव जॉब्स है, मार्क जुकरबर्ग है, 15 साल 16 साल। ऐसे ही तो बच्चे ये जो निकलेंगे। 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड से अब बच्चे जो आज इतने ज्वाइन करे हैं, जो अपने सब एज ग्रुप में, प्लस जो गांव में अभी शिवा है, पिंपलास में विजय जी हैं, ये सब सुन रहे हैं, वो लोग करवाएंगे। तो यू नेवर नो कि नेक्स्ट स्टीव जॉब्स, नेक्स्ट Oh बिल yes, गेट्स, नेक्स्ट oh ये yes. इंडिया से आना ही है। बिकॉज ये सब हम इंजीनियरिंग में जाके करते हैं, और उसमें बहुत लिमिटेड लोग इंजीनियर्स बन जाते हैं और बहुत लिमिटेड दूसरी फील्ड में चले जाते हैं। बट जब स्कूल में होगा, तो आज जो इतनी फीमेल्स हैं, खुशी, शिविका और दूसरे लोग, रिया, तो उनको भी लग रहा है कि कोडिंग सिर्फ ये नहीं है कि जो लड़कियां और आईआईटी जाते हैं वही करेंगे। लड़कियों को भी ये प्लेटफॉर्म स्कूल से मिलेगा, उन्हें समझ में आया ये इंटरेस्ट है, तो बाय द एज ऑफ 12-15 वो अपना ऐप बनाएंगे। तो यू डोंट हैव टू रियली मतलब किसी के अंडर ही काम करना है, बट आप खुद का एंटरप्रेनर बन गए 17 साल में, और आपका नाम आ रहा है कि टॉप 10 यूथ टेक्नोक्रेट्स। तो इट्स आई थिंक एक्सेलेंट। एब्सोल्युटली। अपना और पॉलिसी भी मोदी या जी का excellent है, तो और अभी ये मैं कहूंगा कि जो कोजो का जो रियल लाइफ कनेक्ट वाला पोर्शन है, जिसमें हम पहले मॉड्यूल से ही बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो कुछ प्रिंटेबल मर्चेंडाइज बनाएं और उसके अराउंड कुछ इवेंट्स करें। तो जो आप ये कह रहे हैं, ये एंटरप्रेन्योरशिप की जो सीख है कि हाँ हम जो जी। है थ्योरेटिकली भी कुछ अच्छी चीजें कर सकते हैं और उसके बेसिस पे कुछ एंटरप्रेन्योरशिप भी कर और सकते हैं, ये शुरू से ही राइट। उनको प्रैक्टिस मिलना चालू हो और जाएगा। राइट। और प्लस ललित जी, जैसे तो अपर्णा, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी जैसे मैं अर्बन सिटीज में एक मेजरली क्या क्वेश्चन होता है और कि भी है। अच्छे स्कूल्स या उसमें होते हैं, एक आध बट ये गांव में भी एक आध मिल जाएगा क्वेश्चन फ्री और भी में, आ और रहे वो हैं। चीजें तो अच्छा हो जाएगा। गौरव, एक आध गौरव क्वेश्चन, जी, एक मैं अब हाँ अपर्णा तिवारी का क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम ललित सर, हु ऑल आर इन्वॉल्वड इन द बैकएंड स्काला कोड दैट सपोर्ट्स द कोजो लैंग्वेज? So Lalit, would you like to answer Okay, that? so hello Aparna. So uh, इसमें जो है मैं हेलो। कहूँगा कि 98% मैंने कोडिंग करी है कोजो में, और 2% जो है करीब 15-20 प्रोग्रामर है। अगर आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं तो हाँ। उनके नाम यहाँ पे सब हैं। तो बियॉन्ड रेगनेल लुंड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उन्होंने कुछ कोडिंग करी है, और काफ़ी कुछ उन्होंने जो इसके अराउंड जो लर्निंग इकोसिस्टम है स्वीडन में, वो उसके पीछे यही है बियॉन्ड रेगनेल। और उसके उसके अलावा जो है जो कोजो करीब 10 भाषाओं में ट्रांसलेटेड है। तो हर भाषा के लिए एक किसी इंजीनियर ने, उस कंट्री के किसी इंजीनियर ने कोजो में करी है। लेकिन 98% मैं कहूंगा कि मैंने ही करी है।
ओके ओके। तो इसीलिए आप एक चीज और मैं कहूंगा, सभी लोग एक चीज और रजनीश, एक चीज और कहूंगा कि उस 98% के पीछे 500 मैन ईयर्स का काम ओपन सोर्स का है जो मैं प्रयोग कर रहा हूँ। बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं जिनका मैं प्रयोग कर रहा हूँ, जिनके बिना कोजो कुछ नहीं कर पाता। तो सो आई एम स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। मैंने बहुत सारा ओपन सोर्स लाइब्रेरीज को लिया है, उनको कंबाइन किया है, उसके ऊपर मैंने स्काला में कोडिंग करी है कोजो के लिए। ओके ओके। अब मैं जो है मूव करता हूँ, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ही कम बचा हुआ है, तो वी हैव टू क्लोज द सेशन। तो मैं स्मार्ट गांव थिंक टैंक के जो की मेंबर हैं सत्येन जी, तो उनसे अनुरोध करूंगा कि उनके Sure, अपने इनपुट शेयर करें। thank you for Lalit ji and Nikhil ji. Thank you for such a wonderful presentation. काफी आई ओपनर रहा और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इसको हम जो लास्ट माइल है छोटे गांव में, छोटे स्कूलों में ले जा सकें, क्योंकि इसका इम्पैक्ट मैं खुद एक प्रोग्रामर हूं तो इसका इम्पैक्ट मैं समझ सकता हूं, और यदि हम इसको पेनिट्रेट कर सकते हैं नीचे लेवल पर, तो इसका इम्पैक्ट जो आपको लोगों ने बोला वो आगे फ्यूचर में रहेगा। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इसको हम आगे ले जा सकें। धन्यवाद। ग्रेट टू हियर, वेरी गुड। यस, नेक्स्ट मैं स्मार्ट स्किल्स बिल्ड के जो लीड कर रहे हैं रोहन जी को। रोहन जी। थैंक यू रजनीश जी। ललित जी एंड निखिल जी, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन रहा ये, और जो आपने हम सब लोगों को बताया इस टूल के बारे में, तो ये एक ऐसी मेरी जो अंडरस्टैंडिंग हुई है, जो आपने एक्सप्लेन किया, ये एक ऐसी सिंपल प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म आपने सबके लिए लाके रख दिया है कि जो अपने क्रिएटिविटी को एक अलग लेवल पे ले जा सकते हैं और बड़ी जल्दी ले जा सकते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप दोनों का। और जो आपने ये जो प्लेटफॉर्म बनाया है, ये सभी के लिए अच्छा फ्रूटफुल रहेगा, हम इसकी बहुत आशा करते हैं, और हम बहुत कोशिश करेंगे इसकी कि ये सब जगह पहुंचे और सभी इस पे अपना क्रिएटिविटी इस पे दिखाएं। थैंक यू रजनीश जी। ओके, नेक्स्ट इज मैं जो नवनीत जी, जो बिहाइंड द सीन कंटिन्यूअस वर्क करते रहते हैं, तो नवनीत जी आपका व्यूज। नवनीत जी, आई थिंक सो नॉट हियर। ओके, सो इसके अलावा जो हमारे यूथ क्लब मेंबर्स हैं जो कंटिन्यूस, उनके इनपुट्स भी हम सुनना चाहेंगे। एक सबसे हमारा जो स्मॉलेस्ट मेंबर है खुशी, जो आप देखिए अभी 11 o'clock नाइट हो गया है अमेरिका में, और वो अभी भी जग रही है। आई एम रियली अप्रिशिएट। तो खुशी, कैसा लगा आपको? आप म्यूट पे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड, ग्रेट टू हियर। मैंने कोडिंग सीखी और ये बहुत ही फन एक्सपीरियंस है। ग्रेट। तो आप करोगी बेटा, कोजो में करोगी आप कोडिंग? हाँ, मैं भी ट्राई करूंगी। बहुत अच्छा। आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछिएगा आप। और रिया। यस, आई थिंक ये बहुत ही हेल्पफुल था, और हर जगह से लोग थे, लाइक लंदन, अमेरिका, इंडिया, तो ये बहुत ही फार रीचिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, और मैं भी ट्राई करूंगी। वेरी गुड। एंड शिविका। हाँ, एक्चुअली आई हैव सीन कि इंडिया में स्कूल्स में टेक्स्ट बुक लर्निंग ही मेजरली फोकस की जाती है, एंड ये स्किल्स नहीं, तो मेरे लिए देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि हम एक नई प्रैक्टिकल स्किल ट्राई कर सकते हैं। यू नो, कोडिंग इज ओनली लिमिटेड टू स्टूडेंट्स हु टेक अप कंप्यूटर साइंस, दैट टू इन 11th एंड 12th। सो ये अगर एक ज़्यादा लार्ज स्केल पे होगा तो ये काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। सो आई रियली लाइक द सेशन। Great to hear. So one or two more, and so मुदित तो डेफिनेटली इसका वही है। तो मुदित, आप क्या कहना चाहेंगे?
मुझे म्यूट पे हो शायद म्यूट मेरा। पे हो, म्यूट पे हो। हाँ मैं अग्री करता हूँ। अभी शिविका ने भी जैसे बोला कि स्पेशली हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत बार हम लोग को कंप्यूटर साइंस लेनी पड़ती है कोडिंग सीखने के लिए, और अब जैसे नई पॉलिसी भी आई है तो इसके थ्रू अगर कोजो को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं स्कूल्स में, और नॉट जस्ट मतलब पूरा उसका फार रीचिंग अगर विलेजेस में भी जा सकता है, गांव में भी जा सकता है, तो आई थिंक उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। और हर इंसान अगर जैसे एक थीम निकल के आ रही है इस वेबिनार में कि ना कि अगर हम सिर्फ कंज्यूमर ना रहे और क्रिएटर भी बन जाए, तो काफ़ी पावरफुल लाइन लगी मुझे। तो ये इस वेबिनार के बाद ये लाइन मैं काफ़ी बड़ा टेक अवे लेता हूँ इस वेबिनार से। ओके ग्रेट, गुड ओके, वेरी गुड पॉइंट। एक हमारे साथ जो कृपाल सिंह राजपूत जी दमोह से जुड़े हुए हैं और जो बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं वहाँ पे। तो कृपाल सिंह जी, आपका क्या इनपुट है? कृपाल सिंह जी, आप म्यूट हैं? म्यूट पे है। ओके, तो शिवा आप हैं वहाँ पे? शिवा, आई थिंक सो। ओके, वो म्यूट पे ही हैं सभी। और इसके बाद फिर राहुल, आप? राहुल, आप म्यूट हैं? राहुल अब बोलो। आई थिंक सो राहुल का भी इस पे या ओके। हीरा, ओके, आई थिंक सो इन लोगों का भी समहाउ माइक्रोफोन म्यूट है। तो अभी हितेश जी हैं। तो हितेश जी, आपको कैसा लगा? हेलो, जैसे ये मैंने इंजीनियरिंग के टाइम पे C++, जावा जो सीखा था, तो C++ में इतने सजेशंस नहीं होते थे। अभी ये जो कोजो का मैं पोर्टल देख पा रहा हूँ, तो हम लोग जो जावा का कोडिंग करते थे इक्लिप्स में, इक्लिप्स एक ऐप होता था, उसका एपिलेट होता था जावा का, उसमें जो हम कोडिंग करते थे तो जैसे वर्ड टाइप करके उसके आगे हम लोगों को सजेशंस आते थे। सिमिलरली इसका कोजो में हो रहा है। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि नया जो भी आएगा सीखने के लिए तो उसको काफ़ी इजी जाएगा ये सारी चीज़ें सीखने के लिए। जैसे इक्लिप्स में आप सीखते हो तो जावा आपके लिए इजी था, तो ये सिमिलर टू जावा और सारी चीज़ें जो है, ये जो भी कोडिंग की जो वर्ड्स है ये काफ़ी फैमिलियर है ये जो हमारे डेली रूटीन लाइफ में। तो मुझे नहीं लगता कोई रॉकेट साइंस सीखना है, ये काफ़ी इजी होगा कोडिंग भी इसमें कोजो में। अरे गुड टू ओके, हियर, गुड टू हियर। या एंड अब एनीबडी, कोई भी, जैसे अब किसी के भी क्वेश्चंस हो बिफोर क्लोजिंग तो प्लीज आस्क। अरमीत जी, आप क्योंकि जो लोग अभी लास्ट तक रुके हुए हैं तो डेफिनेटली उनके हम फेस टू फेस ललित जी से डायरेक्ट इंटरेक्ट करके आप हाँ एब्सोल्युटली, और फीडबैक जरूर भर कर दें। सकते हैं। रिक्वेस्ट हम कर लें कि फीडबैक जरूर भर दें। ये बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव और अच्छा सेशन था। मतलब बेसिकली जो एप्लीकेशन पार्ट है मतलब बहुत अच्छा लगा। जैसे बच्चे होते हैं कई बार सीख लेते हैं चीजें, लेकिन फिर बाद में जैसे पॉलीगन का सम ऑफ एंगल 360 डिग्री, फिर उससे मतलब करके मतलब एक पॉलीगन बना लिया इसमें, मतलब वो काफी अच्छा लगेगा जो बच्चे हैं। मतलब मैं हाँ, जो मतलब अपने प्रैक्टिकली उसको यूज करेंगे बहुत और बहुत उस अच्छा लगा। मैथमेटिकल फैक्ट को यूज करके अच्छे चित्र जो बना सकेंगे, तो हाँ ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ और ब्रेन की जैसे अब मैं सुन भी रहा था, मतलब ब्रेन की एक्सरसाइज ही हो गई थी, मतलब जैसे हाँ हाँ पढ़ हाँ के हाँ बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये भी अपने बड़ा मतलब जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिसने भी अगर उस चैलेंजेस में अपना दिमाग लगाया होगा कि ये क्या चल रहा है ब्रेन की चैलेंज में, एक्सरसाइज। हाँ उसका ब्रेन एक्सरसाइज वहीं पे हो गया होगा। हाँ, अच्छा लगा हाँ, काफी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ नहीं, और अभी और आजकल मतलब होता मैं क्या है ना, हाँ वेरी गुड रिजल्ट्स पॉइंट वगैरह अरमीत। भी और आजकल अरमीत आपका पॉइंट बहुत अच्छा है। और आजकल क्या है ना, क्योंकि हमारे पास सब कुछ वही कंज्यूम हम लोग कर रहे हैं ना, सभी कुछ इतना इजी हो गया है कि वो ब्रेन को यूज करने की आदत छूट गई है।
तो जो बच्चे की जो ललित ने ग्राफ दिखाया क्रिएटिविटी, वो तो बड़ा गजब का ग्राफ था। मतलब जो सबसे छोटा बच्चा था उसकी क्रिएटिविटी कितनी हाई थी ललित, यस और वो एब्सोल्युटली 2% कितने एडल्ट आते आते तो वो शून्य अडल्ट हो में गया। आते मतलब आते 2% हो केवल गया, बच्चे, क्योंकि इतना स्ट्रक्चर्ड और रूल हेजिटेशन हो बेस्ड जाता और रोड बेस्ड उसमें आ है, जाते हैं। हेजिटेशन आ जाती है, हेजिटेशन आ जाती है, बच्चे में हेजिटेशन नहीं होती। हाँ, और उसको अगर हमने ओके बरकरार रखा तो ऑटोमेटिकली आपके जो नए क्रिएटर्स होंगे वो बड़ी उम्र तक आते आते विजडम के संग अगर क्रिएटिविटी बच गई तो फिर तो बहुत गजब की चीजें बनाएंगे वो, फिर जब वो एडल्ट्स बन जाएंगे। राइट, मैं अपने कजन्स वगैरह, छोटे कजन्स हैं, उनको मतलब जरूर शेयर करना चाहूंगा इसकी रिकॉर्डिंग। ग्रेट, वेरी गुड। तो थैंक यू। अभी विजय विजय भी है, विजय पालघर से बिमलास से जो है जो स्मार्ट गांव के। तो विजय आपका कैसा इनपुट्स है? मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ जी रही, जी बोले। हाँ, मैं सब स्मार्ट गांव की जो टीम है, जो आप लोग कोविड-19 की वजह से जो सब स्कूल बंद है, मगर ये जो वेबिनार रखकर बच्चों को ज्ञान आपने जो दिया, इसकी वजह से मैं आप सबका धन्यवाद कहता हूँ। और इस कोविड-19 की वजह से जो भी अभी बंद है सब, पूरा देश, पूरा वर्ल्ड ही बंद है, तो हमने थोड़ा-सा नया कॉन्सेप्ट लेकर विलेज टूरिज्म का काम चालू है यहाँ पे, तो मैं जल्दी आप सबको इनवाइट करूँगा यहाँ पे। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा। अरे वाह अच्छा, एक चीज मैं कहूंगा, ये दया पांडे जी मुझे यहाँ दिख रही हैं और विमल पांडे भी दिख रहे हैं। आप लोग हैं क्या? आप लोग कैमरा के पीछे, अगर कैमरा खोल सकें अपना और माइक खोल सकें। I'm very much फीडबैक there, Lalit. अच्छा, ओके, सो हाँ विमल, व्हाट्स योर फीडबैक? हाँ, विमल इज देयर। See, my feedback is, see, these kind of initiatives should happen very frequently. और like you rightly said, you have आपने बड़ा इसको सिंपल तरीके से लोगों को समझाया, जो मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी कोडिंग शुरू कर दूं। चलो, दैट इज ग्रेट। अगर अगर ये इतना हो पाया तो ये, इसको मैं बड़ा बिग नहीं सक्सेस हाँ, मानूंगा। कई बार हाँ, बिकॉज मैंने अभी बात करते करते मैंने कोजिक्स को वापस अपडेट करके डाउनलोड करके करा, बट अभी मैं पहली बुक भी डाउनलोड करी है। अच्छा, ये बहुत प्रयास अच्छा रहेगा कि है। 2021 का लक्ष्य यही है कि खोजो में जो इतने सालों से मैं देख रहा था, बट करने हाँ, में थोड़ा परेशानी हो रही थी, उसको मैं प्रयास करूं। और मेरी चलो, बहुत शुभकामनाएं अच्छा, हैं सभी को जो भी प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड है। बहुत अच्छा, ग्रेट। थैंक यू। आई थिंक रजनीश अब वाइंड ओके अप कर सकते हैं। आई थिंक सभी का या प्लीज। अच्छा, यहाँ पे तो एक यंगस्टर और है, एक यंगस्टर और है, ओम परब। ये कुछ बोलना चाह रहे हैं ओम परब? क्या ओम कैसा सर लगा मुझे आपको? सेशन बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। मैंने बहुत बार सोचा है, टीवी के एड्स में वगैरह बहुत कोडिंग के बारे में बहुत आ रहा था, तो फिर मैंने मम्मी पापा को पूछा कि मैं इसमें आ सकता हूँ। फिर आज मम्मी को ये उसके ऑफिस के ग्रुप पे ये मैसेज आया, तो मम्मी ने बोला ज्वाइन कर ले, तो मैं ज्वाइन किया। थोड़ा इंटरेस्ट आया तो फिर मैं ज्वाइन किया, अच्छा लगा। अब ये मैं अपने फ्रेंड्स, मेरे कजिन्स को सबको बोलूंगा कि ये कोजो पे, और मैं भी इसमें श्योरली ज्वाइन करूंगा। चलो, ग्रेट टू हियर बेटा। वेरी गुड। तो ठीक है, फिर इसी के साथ लेट्स क्लोज इट। एंड आप सभी लोग, थैंक्स टू ललित जी फॉर नाइस सेशन एंड निखिल जी एंड एवरीवन जो वर्क किया इस पे सबने। और आप सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप से इसमें जुड़े रहिए, और हम लोग प्लान कर रहे हैं एक इसको बहुत, जैसा आप लोगों ने कहा कि एक बड़े फॉर्म में लाने के लिए, तो इससे सभी लोगों को इससे काफी हेल्प मिलेगी। और या इनफैक्ट रजनी, तो फीडबैक फॉर्म पे दोबारा से दोहरा दें एक बार। फीडबैक फॉर्म जो है वो हमें बहुत जरूरी चाहिए सबसे, सभी लोग उस फॉर्म को जरूर भरिए प्लीज। फीडबैक फॉर्म जो है उससे हमें क्लियर पता चलेगा कि कैसे आगे बढ़ना है रजनीश। ओके, देन थैंक यू एवरीवन। बहुत धन्यवाद। बाय बाय एंड Bye. हैप्पी थैंक वीकेंड। यू।